60,000 वोट से जीतना चाहिए चौधरी देवलाल। वो चौधरी देवलाल को रहा था ना कि छत्रपाल को बना था। चौधरी देवलाल को हराना था, वो तो कोई XYZ कोई होता। निर्देश थे ऊपर के नेताओं के, कुमारी शैलजा जी को किसी जलसे में नहीं बुलाना, पार्लियामेंट में फिर विधानसभा में। वो किसके लिए प्रचार के लिए जाए? जब आपका इतना बड़ा लाड़ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, भाई बड़ा भाई छोटा भाई, फिर बिगड़ कैसे गई, दूरियां कैसे होगी? फिर तो आप सैलजा खेमे में चले गए। लोग आसान नहीं मानते। 1991 के अंदर चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा नेता था, डूमरखा वाला जी। और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा साहब के पिताजी प्रताप सिंह इसके बड़े भाई को चुनाव लड़वाया 4 बार, एक 10,000 को भी लड़वाया। वो उनको टिकट देना चाहता और भूपेंद्र हुड्डा जी बीरेंद्र सिंह जी के पास जाते। 1991 में MP की टिकट चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दिलवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और 1984 के अंदर जब बीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काउंटिंग एजेंट। जयप्रकाश जेपी तो आपके बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े पुराने यार हैं। और एक आपकी जब जवानी थी और जयप्रकाश जेपी की जवानी थी, तो उस वक्त तो ये भी कहा जाता था भाई आपका लड़का क्या करता है, तो कह देते थे कि भाई जेपी के साथ रहता है जी, तो उसका शादी हो सगाई हो जाती थी। मतलब एक वो वक्त भी था। ये वो था। तो जयप्रकाश जेपी के साथ कैसे याराना आपका? ये राजनीति पता नहीं कहा क्या क्या करवा देती है। प्रोफेसर वीरेंद्र ने यहाँ पर गमले तोड़े भूपेंद्र हुड्डा की कोठी। अच्छा, प्रोफेसर वीरेंद्र ने गमले तोड़ दिए थे करके? खूब झगड़ा किया। आनंद सिंह डंग ने भी झगड़ा किया। जाके कह देना तेरे बंसीलाल को कि मैं जान चली जाएगी, लेकिन बंसीलाल का आसान लेके नहीं जाना सकता। मतलब खुददारी थी, खुददार आदमी। इतने खुददार लोग उन्होंने कहा ऐसी मार डाल के ताकि जिसका ध्यान तेरी तरफ आकर्षित हो जाए चौटाला साहब का। तो मैंने 31,000 की माला डाल दी चौटाला साहब की चौपाल के अंदर 1984। 1984। उन्होंने फिर मेरे को रथ ले, रथ में बिठा लिया और फिर वो बाहर जाके बोर्ड की दोबारा मेरे घर में आ गए। हरियाणा के अंदर 17 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस की बागी, तो कांग्रेस के बागियों के चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलेगी, ज्यादा नहीं। 7 सीट ऐसी थी जिन्होंने कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार को हरवा दिया। मैंने खड़ा होकर ये कहा कि चौधरी बदनाल, ना तो आप किसान हो, ना हनुमंत राव जी किसान है, ना गुप्ता जी किसान है, आपको किसानी का क्या पता? किसान का काम का समय है ही नहीं अब, और है तो हम किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? तो बदनाल लगा क्यों पजामा में तो बाहर निकलने हो रहा है? अच्छा, हाँ, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। आप मेरे बाप के समान हो, मैं आपको इतना बड़ा बढ़िया वाजिब जवाब दे सकता हूँ। आपसे यहाँ से रेस्ट हाउस छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। 91 में मेरी पत्नी ने के पुत्र को जन्म दिया और तो उसकी डेथ हो गई। तो चौटाला साहब जींद में ही थे, मैं जींद रहता था, गोडानवाड़ में आए तो मैं नाराज आदमी ये इतना क्लोज होने के बाद भी मेरे गोडानवाड़ गया। तो मैं ये मानता हूँ कि बदनलाल भी एक बढ़िया आदमी था, बुद्धि बड़ी आदमी नहीं है, बदनलाल अच्छा आदमी था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और हमारी इंटरव्यू की खास सीरीज में आज बेहद खास मेहमान हैं, चौधरी हरपाल सिंह बूरा जी हैं। और बूरा साहब के बारे में वैसे तो आप तमाम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो बूरा साहब का जो जन्म है वो 1956 में हुआ, यानी कि हरियाणा बनने से 10 साल पहले। हरियाणा जो 1966 में बना। और बूरा साहब की जो क्वालिफिकेशन है, जो कहीं न कहीं ने वो मुकाम हासिल किए हैं, उपलब्धियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। और इंटरव्यू इनका जो आज करने का हमारा खास मकसद यही है कि वो जो पुरानी बातें हैं वो कहीं न कहीं जो कहीं न कहीं अनसुने किस्से हम उनको कह सकते हैं, उन तमाम बातों को जाना जाए। और हरपाल सिंह बूरा जी की मैं बात करूं तो ये लोकदल में रहे, अगर मैं इनकी शुरुआत की बात करूं राजनीतिक, और करीब 91 के आसपास ये जो है वो कांग्रेस में आ गए। और आप तमाम लोगों को ध्यान है कि देश के अंदर तिवारी कांग्रेस के भी चुनाव हुए थे। तिवारी कांग्रेस जब बन गई थी, कांग्रेस कहने की तिवारी जब बन गई थी, तो 1996 में जो चुनाव हुए थे, 94 में, 96 में, 1996 में जो एक ही बार चुनाव हुए थे, तो हरपाल सिंह बूरा जी ने जो है वो घिराए विधानसभा उस वक्त होती थी, घिराए हल्का जो होता था, तो 1996 का जो चुनाव था विधानसभा का वो भी घिराए से लड़ा था। और घिराए क्योंकि आपको पता है बड़ा गांव है, और बूरा साहब भी जो घिराए गांव से हैं। और उसके साथ साथ अगर इनके ननिहाल पक्ष की बात करें तो सिसाए गांव जो है वो वहां इनका ननिहाल है। सिसाए गांव भी हरियाणा का बहुत बड़ा गांव है। और बूरा साहब की बहुत सारी हल्के में था, वो भी गिराए हल्के में था।
और बूरा साहब की ऐसी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि जो हरियाणा के जो जो बड़े नेता रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो सारी की सारी बातें रहेंगी, और उनके साथ साथ जैसे मैंने कहा ना कि उपलब्धियां बहुत ज्यादा है। तो टैक्स ट्रिब्यूनल के ये मेंबर भी रहे हैं, और टैक्स ट्रिब्यूनल का पद, क्योंकि आप पता है लोगों को कि हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके बराबर का स्टेटस जो इसका मेंबर का पद उसका होता है। और जहां तक मैं ठीक हूं, 1982 में आपने एचसीएस क्लियर कर दी थी, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। ऐसी अच्छी सी बातें करेंगे जब ओम प्रकाश चौटाला ने 1984 में जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो उस वक्त हरपाल सिंह बुरा जी ने जो है वो ओम प्रकाश चौटाला को 31,000 की माला भी डाली थी। आप सोचिए कि उस वक्त के 31,000। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, किन किन नेताओं के साथ इनकी नजदीकियां रही, क्या क्या चीजें रही, सारी की सारी बातें करेंगे, कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाई की। तो बुरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके सभी चैनल को देखने वालों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी और आपका भी स्वागत है कि आपने मेरे को समय दिया, वो इंटरव्यू लेने के लिए आपने मेरे को सुना। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जी बुरा साहब, वैसे तो मैं परिचय आपका बहुत ज्यादा नहीं करा पाया, क्योंकि आपकी उपलब्धियां बहुत ज्यादा है, मैं भी आपके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता। मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे घिराए कहीं ना कहीं आपका गांव है, बहुत बड़ा गांव है। हम शुरुआती दौर से मतलब बात करना चाहेंगे। पढ़ाई आपने कहाँ कहाँ की, और किस किस तरीके से आपने पढ़ाई की? मैंने गांव से, गृह गांव से तो मैट्रिक की अच्छा। 73 के अंदर। 73। और फिर मैंने 77 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से बीए करी। हम्म। फिर 79 में एमए करी, कुरुक्षेत्र से लॉ करी। जी। तो उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस की। एक मैं जींद मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी। हम्म। तो वहाँ मेरा को SW पाइप की फैक्ट्री थी। वो बृजमोहन सिंगला जो थे, पूर्व मंत्री थे, वो मेरे मंत्री। पार्टनर थे। हमने वो अच्छी फैक्ट्री चलाई। जी। फिर 96 में मैंने चुनाव लड़ लिया, हम्म। और सिंगला साहब ने चुनाव लड़ दिया। वो विकास पार्टी में थे, हम्म। वो मंत्री भी बन गए। और मैं जवानी के दौर में था और जवान था, तो मैंने सोचा भाई तो MLA बनेंगे। चुनाव में उस क्षण में हार गया था, सवारी कांग्रेस से मैंने चुनाव लड़ा। और मेरी वाइफ जो ना, वो सिंगला, वो जो ना जैसे यहाँ FC कॉलेज है, जाट कॉलेज है, जी जी इस तरह एक संस्था थी, कन्या महाविद्यालय, वहाँ पर मैं लेक्चर लगी हुई थी इंग्लिश की। जी मेरी वाइफ थी डॉक्टर निर्मल बुरा, वो PhD थी इंग्लिश की। जी तो उस टाइम PhD इंग्लिश की बहुत कम लोग होते थे। जी जी। तो वो वहाँ परमानेंट लग गए थी मेरा। मैंने वहाँ मकान भी बना रखा था, बढ़िया इसी तरह 500 गज का। तो फिर मेरे वो जवानी की वो ललक सी होती है ना, MLA ही बनना है अब जी। तो मैंने कुछ साल 6 महीने तो वहाँ किया। वहाँ से आ गया, मैडम नौकरी करती रही। फिर मेरे वहाँ नौकरी छोड़ दी। मैं फिर परमानेंट सेक्टर 15 में मकान बना के यहाँ रहने लग गया। जी। सेक्टर 15 में रहा था मैं वहाँ। तो वहाँ फिर भी आकर के, वो तो एक मेरी पारिवारिक बात है कि मेरी वाइफ फिर 2002 में फिर नौकरी लगी। उस टाइम इंग्लिश की लेक्चरर का PhD होना बड़ी बड़ी उपलब्धि बड़ी थी। बात है जी। और लग ही जाते थे, कैंडिडेट कम क्वालिफाइड मिलते थे। तो वो भी मेरा ठीक हो गया था काम। लेकिन वो असल में क्या था कि हम जब पढ़ते थे ना जी। उस वक्त में चौधरी देवलाल बड़े संघर्ष करते थे। और चौधरी देवलाल का नाम बहुत बड़ा था, बड़ा नाम। और वो इतने संघर्षशील आदमी थे। एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा कि चौधरी भजनाल के खिलाफ भी लड़ लिया, और चौधरी बंसीलाल के खिलाफ, दोनों चुनाव हार गए। लेकिन उन चुनाव ने लड़ने से उनको नेता बना दिया। तो वो चुनाव लड़ना उनका एक वो था कि भाई नेता बनना है। वो कांग्रेस में भी रहे, और कांग्रेस में भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। लेकिन वो जो ना, जब चौधरी बंसीलाल, फिर उसके भगवदयाल के बाद, राव वीरेंद्र के बाद, वो ऐसी सरकार थी 1 साल 1.5 साल चली को 6 महीने। उसके बाद फिर वो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने चौधरी देवलाल को खादी बोर्ड का मेंबर बना। कुछ लोग ये कहते हैं कि चौधरी देवलाल को खादी बोर्ड का मेंबर, लेकिन मेरा ये मानना है कि चौधरी देवलाल का कद कहीं बड़ा था। वो भी कांग्रेस में थे। वो चांस की बात है कि वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो फिर खादी बोर्ड को उन्होंने बनाया। फिर उन्होंने वो संघर्ष करते थे, वो ज्यादा सत्ता से नहीं चिपकते थे, लड़ाई जारी रखते थे जी। वो उसमें जुझारू नेता थे भाई, संघर्ष। हाँ। तो वो उसको गिराने के लिए करते रहे वो, बस ना, फिर वो कांग्रेस को छोड़ गए। फिर उन्होंने संघर्ष किया, कहाँ तक पहुंचे वो। नहीं बिल्कुल, वो राजनीतिक शिखर तक तो पहुंचे। ये उनका ये भी था कि मैंने देखा, जैसे 77 में जब इमरजेंसी लगी,
तो बागड़ी साहब थे चौधरी देवीलाल, मनीराम बागड़ी जी। हाँ मनीराम बागड़ी थे, और चौधरी देवीलाल और वीरेंद्र सिंह नारायण वाले, उनकी कोठी में गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा। उस टाइम समय कैसा था, अब समय, अब ये मत सोचो ये समय ऐसा था, वो समय ऐसा था। उन्होंने कहा इमरजेंसी लगे, अब तो अंदर होंगे हम, और गाड़ी खड़ी खड़ी के टायर खराब हो जाएंगे, तो क्या करें। उनमें तो वीरेंद्र सिंह वकील भी थे, बड़े इंटेलिजेंट वकील थे, अच्छे वकील थे जी। और चौधरी देवलाल भी एक अच्छे बुद्धिमान आदमी थे। वैसे तो राजनीतिक बड़े अच्छे वो थे। मनीराम बागड़ी भी बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, वो मथुरा जाके एमपी बन गए। तो उन्होंने क्या किया, इनके चारों टायर निकाल देते हैं। अच्छा। और ईंटें लगा दी, उन ईंटों के ऊपर वो गाड़ी को खड़ी कर दिया। पता नहीं कब आएंगे जेल से बाहर, तब तक टायर खराब नहीं हुए। यानी उस गाड़ी की कितनी कीमत रही होगी उनके दिमाग में, और वो उस टाइम गाड़ी का क्या महत्व था। अब कोई 7 साल खड़ी रहती गाड़ी को, बोला बैटरी खराब नहीं होती, टायर खराब बदला लेंगे, लेकिन वो टायर खराब होने के चौधरी देवलाल को ये डर था कि टायर खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे तो टायर दिलाने मुश्किल हो जाएंगे। वो ऐसा जमाना दौर था, ऐसा जमाना। और चौधरी देवलाल ने पैसा नहीं रखता था। जैसे भगवतलाल था, भगवतलाल जी थे, तो वो जैसे हरियाणा भवन में लेटर सेक्शन का जी, ये माड़ा के पैसे, माड़ा का चलन था, पैसे चंदा चिट्ठा दबा के देते थे, और उन्हीं के सारे उनकी राजनीति उस पर जरूरत भी थी। अब ये जो आजकल ये समाज सेवी है ना, जो 100 कार्ड समाज सेवी, ये नहीं थे उस टाइम। वो लोगों से मांगते थे, लोगों से चंदा लेकर के राजनीति करते थे। तो भगवतलाल लेटे हुए थे जी, इतनी माड़ा आ गई जी, बोला रख दे तकिए के नीचे। फिर कोई एक आदमी आ गया, बोला जी हमने 1 लाख रुपए चाहिए, और बोला ले जा तकिए के नीचे से। ना तो तकिए के नीचे धरने वाले का पता उसे कितने रख गया, ना उसने पता वो लाख लेगा, 1.5 लाख लेगा, 50 लाख। ईमानदारी थी, इतने ऑनेस्ट था भगवत दयाल जी का जीवन। भगवत दयाल जी को तो चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन अपने बाप के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। उसके बाप ने उसको त्याग दिया था, उसकी बुआ के पास पता नहीं वहां उसको पालन पोषण हुआ, और फिर कितना शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर के जहां पर वो उसको गोद ले रखा था, उस गोद नाम से उसके बाप का नाम ही नहीं था उसके पास। तो बाप का नाम लड़ने के लिए कोर्ट में गए, बड़ी लड़ाइयां लड़ी। फिर उसकी बहन थी दिल्ली, शायद वो दिल्ली रहती थी, मैंने तो ये जी सुनी हुई है कहानियां, जी जी बचपन सुनते थे ये। तो वो उनको पास गया, बुआ तेरे को पता होगा। वो तो बोली हाँ भाई, तेने उसने पता नहीं, उन्होंने क्या पता, केदारनाथ जी था क्या नाम, तो मुझे नाम याद नहीं जी। उन्होंने आपको गोद लिया था और मैं गवाह हूँ। तो बोली तो गवाही दे देगी। उसने कोर्ट में गवाही दे दी। तो वो फिर उसको केदारनाथ जी थे, मेरे पूरा नाम ध्यान भी नहीं है जी, वो उनके पिताजी, उनको नाम मिल गया कोर्ट से। तो फिर वो गए कि मैंने ना तेरी प्रॉपर्टी चाहिए, मैंने तो नाम चाहिए था कि आप मेरे पिताजी हो। उसके बाद शिक्षा प्राप्त की, कितना संघर्ष किया स्वतंत्रता संग्राम में। कैसे लोग थे, एक पैसा घर में नहीं, जमीन नहीं, बाप नहीं, माँ नहीं, और कहां तक पहुंचे। और भगवत दयाल शर्मा जी कभी किसी के सामने झुके नहीं। एक बार बताते हैं कि बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे, और वो कुछ बीमार थे, उनको विदेश में इलाज हो सकता था भगवत दयाल जी का। तो वो उनके इसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे बंसीलाल जी, शायद SK मिश्रा, मेरे अच्छी तरह याद है, क्योंकि वो शायद वही होंगे। तो उन्होंने कहा आप भगवत दयाल जी हो, मेरे बड़े अच्छे गुरु रहे, बड़े आदमी हैं, और उनके पास पैसा भी नहीं है, ईमानदार आदमी है, मैं पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगा, मैं पर्सनल करूँ, सरकार की तरफ से कराऊँ, वो इलाज करा लेंगे वहां। तो उन्होंने कहा भाई जाके कह देना तेरे बंसीलाल को कि मैं जान चली जाएगी, लेकिन बंसीलाल का शान लेके नहीं जाना सकता। मतलब खुददारी थी, खुददार आदमी, इतने खुददार लोग थे। उन लोगों की कहानियां सुनी मैंने, उनके इतिहास पढ़े। तो मैं भी बेसिकली, मैं यहाँ जब कॉलेज में आया तो मैं कामरेड था, और SFI में काम करते थे जी। तो SFI में काम करते थे, वो SFI वाले ये कहते थे कि हमारी मीटिंग में जो आदमी जाति की संप्रदाय की बात करे, वो हमारी मीटिंग से उठ के चला जाए। एक वो दौर था। आज जातियों का ध्रुवीकरण करके, रेवड़ियां बांट करके, औरतों को अलग, आदमी को अलग, जातियों को अलग, इतना जहर फैला दिया कि मैं उस दौर को भी मैंने देखा जब छुआछूत थी। एक छोटी सी बात बताऊं मैं आपको जी, कि ये जो लोग अब कह रहे हैं बस छुआछूत थी, मैं तो कहता वो छुआछूत अच्छी थी। अब ये मैंने आपका हाथ लगा दिया, आप SC के हो,
एसटी की हो, तो पहले हाथ लगाने से कहते हो यार अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो SC ST के लोग जिम्मेदार के घर आते थे, किसान के घर आते थे, उनको कहते लिया स्टूल, लिया भाई बैठेगा, स्टूल देते थे, उनको चाय पिलाते थे, रेस्पेक्ट से बैठाते थे। वैसे उनके साथ गैप थे, रिस्पेक्ट थे। और गांव में ये तो मैंने देखा, मुझे याद है जी। कि गांव में ये होता था भाई ये हमारा वाल्मीकि है, ये हमारा धानक समुदाय का है, ये हमारा चमार समुदाय का है। वो चाहे खेती किसी का करता था, किसी के सीरी रड़े थे, वो एक शब्द जो कहते थे बंटवारे में खेती करते थे। वो मान लिया कोई किसी नाम का व्यक्ति, वो मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का, वो उन्होंने अपना हुआ था ये मेरा चमार समुदाय का, ये महाराज हमारा है, ये धानक समुदाय का भाई हमारा, ये बाल्की हमारा है। इस तरह सब बटे हुए थे, वो बांट रखा था उनको, उनका पालन पोषण करने के लिए। और वो खेती किसी और के साथ करते थे, तो वो मेरे पिताजी के पास आते कि जी लड़की की शादी है, तो वो उसको पैसे देता था, मदद करते थे उनकी, उसकी मदद करते थे। हालांकि ये पता था कि ये खेती उसके फलाने के साथ करता है, वहां पता नहीं इसको पैसे मिलेंगे ना मिलेंगे, देगा ना देगा, लेकिन वो करते हुए था कि उसकी शादी करना। रिस्पेक्ट ज्यादा था, अपना मानते थे, अपना मानते थे, उनको अपना रखा था। उनकी शादियां करना, उनके कठिनाई में काम आना उनकी जिम्मेवारी थी। एक वैसे ही ऐसे थी, आदत थी। मेरी जो माताश्री थी वो काम कम करती थी, हम खेती नहीं करते थे, ना मेरे दादाजी करते थे, ना मेरे परदादाजी। आड़त की दुकान करते थे, व्यापारी थे जी। तो मेरे पिताजी ने भी आड़त की दुकान करी, फिर बाद में उन्होंने वो छोड़ दी थी। तो वो मेरी माँ जो ना, वो हमारा चमार समुदाय का चाचा लगता था मेरा। वो 30 साल तक हमारे बटाई पे खेत करता, आधा उसका आधा हमारा, आधा बीज उनका, आधा काम उनका, आधा हमारा। तो बराबर की खेती थी। जमीन के मालिक तो हम थे, लेकिन वो उसके पैदावार के आधे के हिस्सेदार थे, आधे के हिस्सेदार। और वो को सर्वेंट के तौर पर नहीं, बतौर हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, रेस्पेक्ट था। वो मेरा चाचा चंदा चमार समुदाय था, वो पानी लाता था डेग भर के नहर में से, और मेरी माँ आकर के वो टोकनी रख देती थी, उसमें पानी डालता था चंदा चमार खुद, मेरा चाचा। फिर वो उठा के अंदर ले जाती थी। अंदर जाने के बाद मेरे चाचा को हाथ नहीं लगाने देते, पानी वही ले आया, बिल्कुल हाथ उसने अंदर गए, बिल्कुल भर के वो ले आया, डाल भी उसने। वहां अंदर जाने के बाद एक वो वैसे एक भ्रांति थी लोगों में, एक ढांचा चलाया था समाज का। जी जी जी। वो ऐसे करते थे जैसे कूड़ बनाते हैं, तो हम तो काम नहीं करते थे। तो वो मेरा चाचा चंदा जो था, वो हमारा समुदाय था, वो गुड़ बनवा के लाते थे। गुड़ गिल्ला होता था, शक्कर भी गिल्ली होती थी, वो उसको उठा करके बैलगाड़ी में डालता, और फिर हमारे घर वो खुद परछत्त में दचा के रखता था, ले जी। फिर उसको हाथ नहीं लगाने देते थे। हाथ तो लगा चुके हैं, लिया भी वही है। ये एक भ्रांतियां थी। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने जो जातियों का ध्रुवीकरण किया, उससे ये 1000 गुना समाज के लिए घातक है। बेशक चाहे तीसरी बार सरकार बन गई हो, भारतीय जनता पार्टी सफल रहे, किस कारण सफल है वो सारी जनता जानती, सबको पता है। कांग्रेस क्यों हारी क्या नहीं, उस पे आएंगे, उस पे पुरानी बात होगी, उस पे लंबी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जातियों का ध्रुवीकरण करके ये आज के जो है ना संप्रदायकार जातियों की बात, ये ज्यादा घातक लगती है। घातक। अच्छा बुरा साहब, जैसे आपने बताया अभी 10वीं तक आप गांव में पढ़े, गिराए गांव में आपने मैट्रिक की, उसके बाद आप हिसार आ गए, यहाँ कॉलेज पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज के आप प्रधान भी रहे। हाँ, तो उससे प्रधान नहीं कहते, उनको कुछ CR कहते थे। CR, हाँ। अच्छा, मैं फिर यूनिवर्सिटी में 79 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रधान रहा हूँ, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी का। अच्छा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या पढ़े, किस सन में? 79 में। 79 में, ठीक। तो जिस तरीके से राजनीति की आप, जैसे मतलब आपने चौधरी देवलाल का जिक्र किया है ना, पंडित भगत दयाल शर्मा का जिक्र किया, बंसीलाल का, तो बुरा साहब को ये कब लगा कि मुझे भी मतलब राजनीति की तरफ जाना चाहिए, या जैसे छात्र जीवन से आप करते थे चीजें, कब से आपको लगा? हाँ, ये मतलब आपके परिवार में पहले से कोई एक्टिव था? कोई एक्टिव नहीं था। और पढ़ाई में बहुत अच्छे खासे थे आप, तो बड़े हाँ एक्सीलेंट थे। मतलब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, मैं तो SFI में काम करता था, और पार्टी ही नहीं थी कोई कांग्रेस के अलावा। और कांग्रेस से किसान शुरू से ही खिलाफ था तो थोड़ा बहुत चरण सिंह का उस टाइम प्रभाव था। चरण सिंह की रैलियों में जाते थे, खूब सुनते थे लोग,
लोग रैलियों में जाते थे, फिर ये रैली में जाके, जैसे आप गए रैली में, मैं गया, तो बड़े बुजुर्ग आके पूछते थे क्या कह के गई चौधरी चरण सिंह, क्या कहा चौधरी देवलाल ने। सुनते थे, पूछते थे। पूछते थे वो क्या बातें कही हैं, उनकी बातों का मीनिंग होता था। अब तो स्टेज पे कुछ कह दे, नीचे कुछ कह दे, कोई वैल्यू नहीं रही। वैल्यू नहीं रही। इनकी राजनीतिक आदमियों की साख गिर गई, तो किसी पार्टी का हो, राजनीतिक व्यक्ति की साख गिर गई। तो वो जब हम पढ़ते थे तो चौधरी देवलाल का वो संघर्ष कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे बड़ा वो। तो वो हम कई बार जैसे यहाँ पढ़ते पढ़ते उनकी मीटिंग में वो बड़े लड़के आके ले जाते थे, हम चले जाते थे। तो उन्होंने हमारे नंबर नोट कर लिए कि कार्ड आता था 10 पैसे का। वो कार्ड सबके फिर मेरे गांव के एड्रेस पे चिट्ठी चली जाती थी, उसको देख के हम कहते थे, मैं जेब में डाल देता, मेरे को देवलाल की चिट्ठी आई, वो इनविटेशन के लिए मीटिंग में हाँ, आना वो है। मैं उसको बड़ा भारी निमंत्रण समझता था, बस चौधरी देवलाल की चिट्ठी मेरे पास आई, हम घर से हम चले जाते थे। ना चौधरी देवलाल जानते थे, ना कोई और जानता था, इतनी राजनीति करते थे। तो फिर ये पढ़ाई के दौरान भी थोड़ा बहुत ही करते थे, लेकिन कई बार चौधरी देवलाल का मैंने याद दिला, हम वहां थे जी, हम क्या करते हुए करते थे। हाँ, वो थोड़ा रिकलेक्ट कर लेते थे, पता नहीं वैसे कह देते, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ, और गृह में मैं गया था भाई, वहां गया था, ये गया था। तो गृह गांव बड़ा था, उनका नाम बड़ा था, हल्का भी रहा है। तो वो मैंने फिर 82 के अंदर 25 का एग्जाम दिया था जी। और उस टाइम 25 में 200 नंबर का इंटरव्यू होता था और रिटर्न होता था जी। मेरा ध्यान नहीं, अब 600 700 कितने 3 ऑप्शनल पेपर होते, 3 वो 6 700 पेपर जो भी होते थे जी। तो वो क्या करते थे कि जैसे मेरे इंटरव्यू में 200 में से 26 नंबर लग गए और मेरे से जो 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर कम थे, वो 25 में प्रॉपर में भी आ गए, कोई टीओ आ गया, कोई तहसीलदार आ गया, कोई मतलब वो सिलेक्ट हो गया, अलग ग्रेड के हिसाब से मैं रह गया। तो मैंने फिर हाईकोर्ट में रिट कर दी 82 के अंदर और सारे हरियाणा में वकीलों की स्ट्राइक थी जी। तो वकील पेश नहीं हो रहा था कोई भी। तो एक MM पुच्छी थे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति और एक थे अग्निहोत्री जो सर्विसेज के बेस्ट वकील थे जी। और हमें तजर्बा नहीं था, ला तो हम कर ली थी लेकिन वो तजर्बा नहीं था कि वो बोलना चलना, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग कैसी होती है, कैसे कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए, वो भी एकदम हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा भाई इन बच्चों की ग्रीवेंसीज है, उन्होंने जो हमारी रिट पड़ी, रिट तो मैंने ड्राफ्ट करवा ली जी। वकील से पेश नहीं हुए तो मैंने वो डाल दी ताकि वो समय पर हमारा वो हो जाए। तो जब उन्होंने वो दोनों डीवी थी अग्निहोत्री जी की उनकी जजेज की, तो मैंने कुछ हरियाणवी लैंग्वेज में कहा दी, कुछ ऐसी बातें निकल गई कि जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज थी। तो वो ऐसे जजेज भी मैंने ऐसे देखे, अग्निहोत्री जी बेस्ट सर्विसेज के बेस्ट वकील थे। मेरी जो ग्रीवेंसीज थी जो मैंने उसमें लिख रखा तो ग्रीवेंसीज के अलावा वो लिखवाई तो रिट मैंने थी जी। मैंने जब उनको बता रहे मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, इतने नंबर मेरे रिटर्न में है, इतने मेरे लग गए, मेरे कम से कम जो मेरे रिटर्न में नंबर है उनकी एवरेज निकाल के नंबर लगाते तो भी मैं सिलेक्ट होता जी। तो वो मेरी बात से कन्विंस हो गए। मैंने उन्होंने मेरे को कहा कि आप अब वकील बन जाओगे, यहाँ भी आओगे, भगवान करे आप पहली बार यहाँ आगे अच्छे वकील बनोगे। अब पढ़ना आप अच्छी तरह से, इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन बोलना सीख लो। ऐसी लैंग्वेज कोर्ट में नहीं बोल जाती, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन जाता है। आप नए बच्चे इसलिए मैं आपको माफ करते हैं, आगे से माइंड इट, ध्यान रखना। उन्होंने समझाया हमारे को, बड़े अच्छे जज थे जी। उन्होंने हमारी बात सुन के उसका जो परिणाम आता है चीज का उसके ऊपर स्टे दे दिया। ओके, स्टे लग गया और स्टे देके सरकार ने जवाब दिया तो फिर वो सिलेक्शन ही रद्द कर दिया और मेरी रिट के आधार पर वो 200 नंबर का इंटरव्यू 100 नंबर का हुआ। अच्छा, उसके बाद हुआ वो? हाँ, पहले 200 था, 200 का मेरी रिट पे हुआ 200 का इंटरव्यू 100 नंबर का 1982 में। 1982 में। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सिलेक्शन रद्द कर दिया और जो मेरी ग्रीवेंसी सुनी थी ना कि भाई बहुत से लोग थे, ये लड़का पीओ था झांसी का, वो टॉपर था पीओ का, वो उसके 68% नंबर थे, मेरे से तो बहुत ज्यादा आगे था वो कहीं भी नहीं था। उसके भी 22 पता नहीं 23 नंबर लगा रखे थे। वो रिकॉर्ड देखे उन्होंने, रिटर्न देखा, क्वालिफिकेशन देखी, पढ़ाई देखी, तो उन्होंने कहा भाई ये सिलेक्शन रद्द और मेरिट, रिटर्न की मेरिट पे, रिटर्न के आधार पर सिलेक्शन करो। तो आई वाज सिलेक्टेड असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी।
चौधरी बद्रीलाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे। जी। फिर वो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, हमारे को अपॉइंटमेंट देने के लिए वो स्टे लेने लगी वहां। ओके। तो वहां पर ऐसे ही समय होता था, आजकल तो नहीं हो सकता ये। जी। तो भजनलाल जी ने वो 1 साल के बाद वो 11 आदमियों को प्रॉपर जो आदमी थे उनको अपॉइंटमेंट दी थी, बैक डेट में ज्वाइन करवाया। कोर्ट में वो पली ली थी। पीपी राव जी उनके वकील थे, मेरे शांति भूषण मेरा वकील था। एक शांति भूषण की बात बताऊंगा आपको, वकील कितने अच्छे होते थे। प्रशांत भूषण के पिताजी शांति भूषण, वो हमारे वकील थे, वो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो उन्होंने, सरकार ने कहा हमने 11 आदमी को अपॉइंटमेंट दे रखी है और वो सरकार का इतना खर्चा लगा, ट्रेनिंग दे ली, आगे से हम ऐसा कर देंगे। और इसमें मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने जो मेंबर्स थे कमीशन के, उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया था। स्ट्रक्चर पास करना अपराध से ही बड़ी सजा होती है, तो 10 साल की 5 साल स्ट्रक्चर पास करना, इसका मतलब आपको चरित्र को तहस नहस कर दिया। इतना बड़ा काम होता है, स्ट्रक्चर पास करे कि तुमने गलत किया है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि वे एचएस तो ये राजनीतिक लोग नंबर लगवाते हैं, 200 में तेरे राजनीतिक आदमी किसी के साथ जान पहचान होती है, तेरे 100 नंबर लग जाते तो भी तू सिलेक्ट होता है, 150 लग जाते तो पता नहीं कहाँ जाता। तो ये राजनीतिक जान पहचान के पिछड़ गए, स्ट्राइक करके दिमाग में कि राजनीतिक वजह से तो सिलेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा अब तो भाई राजनीतिक क्या करा जाए, मैं फिर तो एमएलए बने, राजनीति में 1982 में ठान लिया जब विधायक बनना, एमएलए बनना है, तो आज तक नहीं बने। तो मेरे मतलब वो राजनीति में आने का भी कूदना, इसके अंदर तब से आपको लगा? कूदना नहीं था, कूदना तो होता किसी कारण, मैं किसी कारण बस इस वजह से मेरे धक्का लगा कि भाई मैं इंटेलिजेंट होता, मैं काबिल था, सिलेक्ट नहीं हुआ सिर्फ राजनीति की वजह से। राजनीति मेरी जान पहचान नहीं। मैंने कहा इसमें एमएलए बन जी, इनको लगा नहीं तो लगानिया बन जी, लगाने वाला, ये लगाने वाले बनाते थे नंबर लगाते। शांति भूषण जी वकील बताऊं कैसे होते थे। अब वकील देखो आप, वो वकील हम 4-5 आदमी पटिशनर थे। एक शिनवानी थे एडवोकेट, तो आज सीनियर क्रिमिनल का टॉप का वकील है जींद का, वो थे। एक मैं था, वो भटनागर था, कोई दैनिक ट्रिब्यून का, इंडियन एक्सप्रेस का कॉरेस्पोंडेंट था, उनकी लड़की थी। और वो हमने उनको 10-10 हजार रुपये दे दिए फीस, उस लड़की ने नहीं दिए। हम 4 आदमी थे, 5 चारों ने हमें 10-10 हजार रुपये दे दिए, और वो लड़की रहेगी, वो बाद में दे दे, कोई बात नहीं। हम बाहर नोएडा में उसको करके साथ जो लान बना था उसमें बैठ गए। वो लड़की रोने लगी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो हमने कहा बतरे हम 4 आदमी इकट्ठे करके दे देंगे। तो बोली 89 तो मैं नहीं लेती। इतनी देर में शांति भूषण जी गाड़ी लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकलने लगे। उस लड़की ने गाड़ी को हाथ दे दिया, उन्होंने गाड़ी रोकी। हाँ क्या बात है बताओ। उन्होंने कहा जी मैं हमें ये अभी चीज का करके आए थे ना, कैसे मैं तो गरीब लड़की हूँ, मेरा बाप अखबार में पत्रकार है, मैं तो पैसे नहीं दे सकती। तो उसने को पीछे उसका वो क्लर्क था, मुंशी था, बोला इनके पैसे दे दे वापस। हम 40 हजार रुपये दे गए थे, 40 से 40 हजार हमारे वापस दे, कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में केस लड़े। ऐसे वकील भी थे, लॉ मिनिस्टर है, बहुत बड़ी बात। मतलब वो वकील पहले क्या था, वकील ऐसे थे ईमानदार, मतलब एक चीजों वकील ईमानदारी को, वकील चोरी थोड़ी करता है, ईमानदार का मतलब वो अच्छे व्यक्ति थे। आप ये कहो पहले वकील हालात को समझते थे। वो कोर्ट के पीछे एक डॉक होता था, गोल गोल टोपी सी के लिए, टॉप के लिए, जी जी जी, और वो लटका रहता था यहाँ पीछे की तरफ। लोग फीस नहीं मांगते थे वकील। अब आप क्या आप मेरे क्लाइंट में वकील हो, आप कितने पैसे होगी जी? अब तो पर्ची बना के दे देते हैं। नहीं देते। उसने कहा ये डॉक्यूमेंट डाल, नहीं मैं अब की बात कर रहा हूँ। हाँ उसमें डॉक्यूमेंट डाल दे, उसमें डॉक्यूमेंट डालते, वो जितने डाल गया। ऐसा दौर था। अब तो सब कुछ बदल गया, बहुत बदल गया। तो ये फिर मैंने करते करते ही जो ना 1984 में पार्लियामेंट का चुनाव आ गया। ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लोकदल का जब अच्छा स्थापित हो गई थी, 77 में सरकारी बन चुकी थी, स्थापित पार्टी हो गई थी। तो मेरे गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जलसा करने के लिए आए। तो मैंने कहा जानकारी कैसे हो, कौन कराया इसके साथ जानकारी, मैं किसी को जानता ही नहीं था। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा, मैंने तो इसको
ये जानकारी करनी थी, पर कैसे हो, हम्म, मुझे मार डालूंगा। वो 11,000 की, 1100 की, उसके वजन के बराबर डोलते थे वो रहते। मैंने कहा ऐसी मार डाल के ताकि इसका ध्यान तेरी तरफ आकर्षित हो जाए चौटाला साहब का। तो मैंने 31,000 की माला डाल दी चौटाला साहब की चौपाल के अंदर 1984 में। 1984 में। उन्होंने फिर मेरे को रथ सा ले, तो रथ में बिठा लिया, और फिर वो बाहर जाके मोड़ के दोबारा मेरे घर में आ गए। चल तेरे घर में चाय पी के आते। तो उसने कहा भाई ये घर तुम्हारा है? माजी हमारा। मेरा किसी बनियों से खरीदे हम? ना जी। तो मेरा ये पर्स है? ना जी। हमारा घर है पुश्तैनी। और इतनी पुरानी बोली, सोचो भाई तो बहुत बड़ी। हाँ, तो वो मैं कुछ अपनी प्रशंसा नहीं करे, तो मैं नहीं, उस वक्त से बिल्कुल आप सक्षम चीजें सारे परिवार। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि उससे भी उनको ठीक नहीं लगा कि तो ज्यादा बड़े घर में पैदा हो रहे हो। लेकिन फिर भी मेरे चौटाला साहब मेरे से बहुत प्यार करते थे, और मेरा नान का शिष्य था, मैं उनको मामा जी कहता था। वो मेरी माँ को भी बहुत प्यार करते थे, आते जाते जब भी आते करते थे। चौटाला साहब में खास बात थी जी कि मैं चौटाला साहब से एक बार नाराज हो गया, और जब मैं वकील साहब बैठते थे, मेरे साथ एक वकील बैठता था सूरजबान काजल, जो जुलाना से एमएलए बना। अच्छा। वो एमएलए बन गया था जुलाना से। मैंने तो टिकट नहीं मिली, मैं मांगता था तो लोकदल में टिकट जी। तो वो कहीं से मेरे मकान सफीद रोड से आ रहे थे मेरे मकान की तरफ, जींद की बात बता रहा हूँ। जी। तो वो लैंड टेलीफोन होते थे उस टाइम, ये तो दिन। और लैंड टेलीफोन भी जींद बड़ा बैकवर्ड इलाका था, चंद घरों में होते थे। तो चौटाला साहब थोड़े से इस बात की हुई थी, वो फ्री में हो जाती है, एसटीडी पे कहाँ जाएंगे। तो बोले चल सूरज मान तेरे घर करते हो, तो मैं तो घर फ्री के फोन थे, वो लैंडलाइन। बिल्कुल। और मेरे पास लैंडलाइन फोन था, और मेरे पास कोडलेस भी था। अच्छा, उस वक्त मेरे पास कोडलेस था। मुझे शौक था, मैं ऊपर रहता था, जैसे अब यहाँ ऊपर रहता, नीचे खाली रखता हूँ, नीचे खाली रखता, ऊपर रहता था। तो कोडलेस से मेरा वो रखता था। और कोडलेस वो मेरे ख्याल में आधे किलोमीटर तक बाहर भी काम करता था, रेंज उसकी अच्छी रेंज होती थी जब। तो उसने कहा जी हरपाल के पास चलते हैं। हाँ, हरपाल के पास चलेंगे। उसके पास कम, चौटाला साहब के पास 50 गाड़ियों का काफिला था। अच्छा। उसकी इंसानियत कितनी बड़ी आदमी था वो कभी भी अपने कार्यकर्ता को लुटवाता नहीं था, जैसे आज ये लुटते राजनीतिक लोग। वो आया, चौटाला साहब आए, एकदम गाड़ी रुकी, मुझे मेरे नाराज, मेरे घर क्या करने आएगा। मैं ऊपर बैठे में देखे तो चौटाला साहब का काफिला रुक गया, और एकदम सुरबान का जब बोला बुरा साहब। मैं ऊपर बैठा ही था, मैं बाकी नीचे गया। मैंने कहा मामा जी नमस्कार। बना रहा है बैठ जा, तू कैसे, तू नाराज हो रहा, बैठ जा, नून हरामी होता, बैठ जा, नाराज नहीं होता, चल। मंदिर चले गया। वो बोला बोली कहाँ है? वो सियाग को उनका बड़ा बेवक है, वो कहते बोली कहाँ है? मस्जिद ऊपर है, बुला उसको बुला, उसको 50 का नोट दिया, ले। और बोला ऐसे करना, एक गिलास दूध का लिया और एक सेब लिया, और कुछ नहीं लेना। यानी मेरे को चाहता था भी इसका खर्चा ना हो। उनको मैंने एक सेब दे दिया वो कल, लेकिन फिर भी मनोहरों के लिए जो अंदर आए थे कुछ न कुछ मैंने भी चाय पानी जो भी किया। लेकिन उसकी मनसा बताता हूँ कि वो लुटवाता नहीं था, पर खर्चा ना हो, नाजायज नहीं करता था, खुद का भी दूसरे का भी। अच्छी बात थी, बहुत अच्छी बात। आजकल तो टारगेट किया जाता है। तो वो जो ना, फिर मैं घर आ गया, थोड़ा सा मैं लाड करके मर गया। तो इस तरह से फिर वो जो ना, मैं उन्होंने युवा का जनरल सेक्रेटरी भी बना, लोकदल का। और 91 में तो मेरे को अजय भाई साहब ने कहा तो टिकट दिलाएंगे, बिचौई देवला ने चुनाव लड़ लिया। मैंने तय समय आके वो पार्टी छोड़ दी। और कुछ ये था कि मेरे 91 में मेरी पत्नी ने के पुत्र को जन्म दिया, और तो उसकी डेथ हो गई। तो चौटाला साहब जींद में ही थे, मैं जींद रहता था, वो गोडानवाड़ नहीं आए। तो मैं नाराज जो आदमी ये इतना क्लोज होने के बाद भी मेरे गोडानवाड़ नहीं आया, तो मैं बिल्कुल छोड़ दी। सुख दुख तो देखा जाता है। फिर मैं कांग्रेस में, अच्छा, जैसे उसके बाद मैं कांग्रेस में। ठीक है, 91 से आप अलविदा होके कांग्रेस में आ गए, लेकिन 91 की मैं बात जानूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले 1984 का जो आप बता रहे थे, जब ओम प्रकाश चौटाला साहब ने जब यहाँ से हिसार से चुनाव लड़ा, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह तब यहाँ से सांसद बने थे। तो मतलब उस वक्त फिर आप तो वीरेंद्र सिंह के भी क्लोज रहे थे, तो उस वक्त कैसे? बाद में अच्छा, 91 तक तो मैं लोकदल में ही रहा हूँ। नहीं 91 तो रहे, लेकिन आप
अच्छा, करीब तब 84 के अंदर मैंने चुनाव लड़ा चौटाला साहब ने। हाँ 91 तक तो लोकदल में था। ठीक है। फिर तब बोलचाल नहीं थी वीरेंद्र सिंह के साथ? वहां तो मेरी दुआ सलाम तो थी, लेकिन एफिलिएशन नहीं थी। ओके, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि जब आपने चुनाव लड़ा 1996 में घिराए से तिवारी कांग्रेस से, तो टिकट भी खुद वीरेंद्र सिंह ने आपको दिलवाई? हाँ, क्षणों में दिलाई थी। और 91 के बाद फिर मैं उन्हीं के साथ था, जो वीरेंद्र सिंह है, क्योंकि जीत रहता था और जानकारी मैंने उनके साथ थी। तो वो मेरे को उनके साथ मैंने राजनीति करी। और वो कई लोग आजकल कहते हैं क्या है, तिवाड़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। तिवाड़ी कांग्रेस में छत्रपाल भी तिवाड़ी कांग्रेस में था, चुनाव लड़ा था। मैं भी तिवाड़ी कांग्रेस में था। चोई वीरेंद्र सिंह ने मेरे से वादा कर लिया, मैं तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा। वो उसको पसंद नहीं करते थे, पता नहीं क्या बात थी। तो वो एक मेरा दोस्त था पुनिया, एडवोकेट रतन सिंह पुनिया, वो सारे शहर में चले गए। उन्होंने मेरे को बताया, मैं चुनाव धुआंधार शुरू कर दिया। ठीक है। मैं 70 जीप राजस्थान से लिया, चुनाव शुरू कर दिया, लड़ना है चुनाव। उसने मेरे को कहा कि तेरे तो टिकट नहीं मिलती। मैं क्यों? बोला छत्रपाल ने फार्म भर दिया तिवाड़ी कांग्रेस में, देख के आओ, मेरे सामने फार्म भरे। तो मैंने चोई वीरेंद्र सिंह को फोन किया, माजी आप ये तिवाड़ी कांग्रेस की टिकट को नहीं मिलती, मैं क्या बात होगी, मैं इतने 70 गाड़ियां ले यार, चुनाव की तैयारी करें। तो मेरी भावनाओं को समझ गए। मैंने तू दिल्ली आ जा। उनके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली वो मेरे को अर्जुन सिंह जी के पास चले गए। अर्जुन सिंह बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, राजा भी थे जी, उन्होंने राजघराने से जी। उन्होंने कहा वीरेंद्र सिंह, मेरी इंट्रोडक्शन नहीं कराई, मैं साथ में था, कि भाई ये हरियाणा में टिकटों कैसे करना है। तो उन्होंने 3 आदमियों के नाम लिए जी, उसको दे देना, उसको दे देना। और अर्जुन सिंह ने कहा कि भाई एक वो दाढ़ी सी वाला लड़का ना जिसने तो देवलाल को रात पर, उसको दे देना टिकट, प्रोफेसर। तो मेरे तो कप कपी चढ़ गई, वाकई में टिकट नहीं मिलती। तो वीरेंद्र सिंह कहने लगे, जी एक नया लड़का, मैंने उससे वादा कर लिया, वो उससे बेटर है। अरे बोला बेटर क्या, हार जाएगा ये, लेकिन हमने तो पार्टी रिकॉग्निशन के लिए 1/6 वोट तो ले लेगा ये जी। वो लड़का ले लेगा। बोला जी वो 1/7 ज्यादा लेगा इससे। बोला चलो देख लेना, ठीक है। डिफिकल्ट थी ना। फिर मेरे जान में जान आई कि हाँ भाई थोड़ा बहुत बात बढ़ सकती है। फिर वो लगे तिवाड़ी जी के पास मेरे को। तिवाड़ी जी ने इसका नाम लिया छत्रपाल का। उन्होंने देखा दाढ़ी वाला लड़का, इन्होंने नाम लिया कि उन्हीं को देनी है, उनको दे। वही बात उनकी थी, पार्टी के रिकॉग्निशन करने के लिए। उन्होंने हुक्म कहा, मैं देख किसी नए लड़के के लिए वादा कर रखे, जवान लड़का, अच्छा लड़का और ठीक सिस्टम का हर तरह से चुनाव लड़ने में सक्षम होगा, उसको करे। बोला नहीं उसको देना। उन्होंने कहा नाजिम तो वादा कर, बोला फिर आप देख लेना। तो ऐसी टिकट मिली थी, टिकट वो भी आसान नहीं थी। और मैं चुनाव हार गया, छत्रपाल थोड़े वोटों से आ रहा था। अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता, छत्रपाल को टिकट थी, छत्रपाल में ले पड़ता। अच्छा, 91 में जो चौधरी देवलाल हारे घिराए हल्के से, और प्रोफेसर छत्रपाल पहली बार जब विधायक बने, और एक बहुत बड़ा नाम भी गया पूरे देश में कि भाई एक युवा लड़के ने चौधरी देवलाल को हरा दिया। और चौधरी देवलाल तो उप प्रधानमंत्री तक बन चुके थे। हालांकि महम कांड की बाद से ही उनका लगभग पतन शुरू हो गया था। 91 के आप क्या कारण मानते, क्योंकि आपका तो गांव भी गिराए और विधानसभा भी गिराए। सबसे बड़ा कारण तो होता है कि महम जो कांड हुआ वो उसका प्रचार बहुत हो गया, और एक वहां पर इनके पारिवारिक क्या परिस्थिति ज्यादा मैं बताना भी नहीं चाहता, ऐसी बातें बतानी भी नहीं चाहिए। कुछ इनके चौटाला परिवार के पारिवारिक कारण भी थे कि चुनाव को चले हुए 10 दिन हो गए, कोई व्यक्ति उनका चुनाव लड़ने के लिए नहीं यहाँ नहीं आया, उनके परिवार का आदमी। हम थे एक आत्माराम गोदारा जी थे, एक मास्टर दिलीप सिंह जी थे, एक मैं था, कुछ और साथी भी थे जी। हम रोज कहते आओ आओ करो करो करो, आए नहीं चुनाव लड़ने। 10 दिन के बाद अजय सिंह जी आए, वो चुनाव उन्होंने संभाला, चुनाव लड़ा। वो उनके परिवार की तरफ से भी ऐसी बातें थी कि चौधरी देवलाल चुनाव हार जाए तो ठीक है, हारे तो लीडर बने वो आगे और दूसरी पीढ़ी। उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि सुनो, ऐसा मैंने सुना, आपको मैं कंफर्म नहीं हूं जी, लेकिन कुछ उनके चुनाव लेट शुरू करने की वजह से, मैम कांड की वजह से, कुछ टाइम वो हड़का निशान था हल, तो एक अड़दर 6000 वोट ले गया। मैं तो ये मानता हूं चौधरी देवलाल जैसे इतनी बड़ी शख्सियत को मान लिया 6000 वोट ले भी गया बड़ा,
तो उसके लिए क्या होता, वो तो 60,000 वोट से जीतना चाहिए था चौधरी देवलाल। वो चौधरी देवलाल को रहा था ना कि छत्रपाल को बना था, चौधरी देवलाल को हराना था, वो तो कोई XYZ कोई होता। वहां पर शमशेर सिंह जी डाबड़े वाले, वो उनको टिकट दे रही थी कांग्रेस जी वो बड़ा अच्छे आदमी थे, वो स्वर्ग में चले गए, मेरे बड़े अच्छे संबंध थे उनके जी। उन्होंने कहा कि मैं मेरे मौसा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो जयमन के सामने चुनाव कौन लड़ो। तो वैसे लोग भी थे, चुनाव लड़ा, इधर से 74 पूरी बैग ले ली, इसने टिकट ले ली, क्या पता था तो मैंने बढ़ लिया। वो तो वैसे ही जो ना देवलाल को रहना था, तो टल्लाकार जो मैम कांड हुआ था लोग बड़े नाराज थे। तो प्योर देहात का हल्का था, बिल्कुल कांड का सवाल ही पैदा नहीं, वो ताजा कांड था वो। इक्की चौधरी और सारे आनंद सिंह नगी सारे वो घरायल में बहुत बड़े बड़े लोग थे, बिल्कुल। एक सतवीर कुंडू था, सारे उन्होंने बहुत प्रचार किया, उस प्रचार के कारण भी चुनाव आए। और वो लोगों ने मन बना लिया भाई देवलाल को ही रहना है, इन्होंने नाश कर दिया ये, जैसे आजकल कह रहे हैं लोग कांग्रेस, इसी तरह उस टाइम ये परिस्थितियां सी हुई, ये था। तो परिवार के लोग उस वक्त ऐसा भी थे कि चौधरी देवलाल ने अकेले चुनाव लड़ा था, बाकी किसी को चुनाव नहीं लड़वाया, किसी मैं चुनाव लड़ूंगा। ना उस टाइम ये भी था कि एक संविदा से उसने चौधरी रणजीत सिंह ने फार्म भर दिया, चौटाला साहब ने फार्म भरा था, कहां से भर दिया था, दोनों लड़ते बोला तुम नहीं, वो मेरी टिकट की यहाँ पर रखी, मैं टिकट चुनाव लड़ता घरायल कैसे, इसलिए तुम मेरे को टिकट नहीं मिली। दोनों ने चौधरी रणजीत सिंह ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फार्म भर दिया। तो वो चौधरी देवलाल को बताया तेरे लड़के 2 चुनाव लड़ेंगे तो कभी चुनाव में लोग इसको अदरवाइज लेंगे। तो उसने कहा नहीं कोई नहीं चुनाव लड़ेगा, मैं खुद ही लड़ूंगा, और गहराई से फार्म भर दिया, फिर वो आए नहीं। मतलब लोगों ने भी इस बात को अदरवाइज लिया, और ज्यादा तो अदरवाइज परिवार ले गया कि भाई हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया चौधरी साहब ने। तो पता नहीं ऐसे कुछ सुनने में आया था, मुझे तो कंफर्म तो नहीं है कि भाई ये ठीक है, हार जाए हमारे लीडर बना कर, जैसे पता नहीं क्या क्या क्यों, मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन ऐसी बातें चल रही थी वहां दफ्तर में, हमारे लोग दफ्तर में बैठे ऐसे लोग बातें करते थे। क्योंकि चौधरी साहब तो फिर 89 के बाद तो फिर कोई चुनाव जीत नहीं पाए, वो राज्यसभा में गए लास्ट टाइम, और फिर तो ना तो कोई सांसद बन पाए कभी, ना कोई विधायक बन पाए। अच्छा, जिस तरीके से आपने तिवारी कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तो उसके बाद फिर आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जब तक मतलब उस वक्त कांग्रेस में थे, हालांकि बीच में बीजेपी में होकर दोबारा फिर आ गए, तो और किस किस नेताओं से आपकी नजदीकियां थी? जैसे चौधरी भजनलाल थे, वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद होते थे। चौधरी भजनलाल से तो जहां मैं प्राथमिक पाठशाला में पढ़ा ना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चौधरी देवलाल की पाठशाला में, वहां पर जो ना कि ये ठीक है भजनलाल ठीक नहीं आदमी, और मैं ये मानता हूं कि भजनलाल भी एक बढ़िया आदमी था, कुलदीप बढ़िया आदमी नहीं है, भजनलाल अच्छा आदमी था। वो तो एक जाट जाट का एक चला था ना, तो भजनलाल ने कहा मैं जाट हूँ, भावलपुर से आऊं, वो भी दिखाई, इंतकाल भी दिखाई, रजिस्ट्रियां दिखाई, मैं जाट हूँ, जाट बिश्नोई। तो वो देवलाल का, चौधरी देवलाल का भी इंटरेस्ट था, उनका भी इंटरेस्ट था। उन्होंने कहा फिर भजनलाल छोटी सी कम्युनिटी से बिलोंग करता तो क्या करते, उन्होंने फिर वो नॉन जाट का वो चोला पहन लिया। तो वो वैसे जाटों खूब नौकरी लगाया, जाटों काम खूब करता था भजनलाल। जो ना जैसे मैं यहाँ पर कांग्रेस में ना, मैं सेक्टर 15 रहता था, उसके पड़ोस में चौधरी भजनलाल के। हाँ बिल्कुल। और वो बीमार थे, और मैं खूब खिलाफत करता था उनकी, मैं भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ। तो वो एक दिन मैं सेक्टर 15 में सैर करने गया था, तो भजनलाल दरवाजा खोल के बैठे रहते थे 3 आदमी, एक चौधरी धर्मपाल, चौधरी भजनलाल और एक पंडित रामजी लाल, तीनों ही बैठ जाते थे सुबह 5 बजे 5:30 बजे, बड़े जल्दी उठते थे जी, लोगों से मिलना जुलना। तो वो उसके 2 मैन थे, वो उसको घुमा रहे थे बाहर घर के सामने ही। तो मैं जा रहा था, मेरे से बुजुर्ग आदमी, मैंने कहा चौधरी साहब नमस्कार। राम राम। तो उन्होंने कहा भाई पहचाना नहीं बेटे मैंने तेरे को। मैं बोला जी मैं तो हरपाल सिंह बुरा हूँ। अच्छा तू हरपाल बुरा है? मगर हाँ जी। तो मैंने लगा ये तेरे को कैसे जानते हैं, लेकिन वो नाम से परिचित थे कि मैं ज्यादा एक्टिव था राजनीति। तो मेरे को चाय पी के जाने पड़ी, मुझे चाय में पीता नहीं, सैर करके आके बाद में पीऊंगा। मैंने नहीं चाय पीनी, अंदर ले गया, मेरे को चाय पिलाने। इतने किसी ने फोन कर दिया भूपेंद्र हुड्डा जी के पास कि हरपाल बुरा तो भजनलाल का चाय पी गया। मुझे पता था राजनीति में ये होता है। मैं सैर करके वापस आते मैंने भूपेंद्र सिंह जी को फोन करा, मैं भाई साहब नमस्कार, आज तो ऐसी घटना है कि मैं तो भजनलाल के पास चाय पी गया। बोला हाँ मेरे पास खबर आ ली। तो राजनीति में तो ये इन चापलूस लोगों की वजह से राजनीति फेल हुई। वो पता है मुझे कौन आदमी था,
फिर मुझे भी पता था ऐसा हो सकता है। आपके विरोधी थे वो? हाँ, वो होते ही है, सबके ही होते हैं। तो मैं उनको अच्छा आदमी मानता हूँ। अच्छा, ऐसा भी था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक सांसद थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो वो आपके घर ज्यादा आना जाना था उनका? मैं क्या हुआ कि जब कांग्रेस, तिवारी कांग्रेस में विलय हुआ ना, तो सारे आदमी तिवारी कांग्रेस से एडजस्ट किए। सोनिया जी ने बड़े लेवल के भी, छोटे लेवल के भी, तो वीरेंद्र सिंह को भी, दूसरे लोगों को भी। तो यहाँ मैं फिर मैंने हिसार शिफ्ट कर लिया था। तो हिसार में मेरे को, मैं बहन जी के साथ संपर्क में आ गया, कुमारी शैलजा जी के। कुमारी शैलजा, उन्होंने मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जिले का 96 के बाद? 96 में। 96। तो फिर वो जो ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते थे कि मैं कोई मजबूत सा किसान का बेटा हो, जो आर्थिक दृष्टि भी ठीक हो, वैसे ही मजबूत हो इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक ठाक आदमी, तो ऐसा आदमी जो कोई। तो वो करते तलाश में फिर मैं, उन्होंने मेरा संपर्क हो गया। तो उन्होंने फिर मेरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, फिर सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बना, मेरे को वहां बनाया। तो फिर मेरा उसके साथ एक अच्छे संबंध, बड़े भाई के मेरे को राजनीतिक ताल्लुकात थे, बड़े भाई की तरह से, पारिवारिक संबंध। वो भूपेंद्र हुड्डा जी जब आते थे, मेरे पिताजी के, मेरे माँ को अंकल कहते थे, आंटी कहते थे, पाँव छूते थे। तो ये जब आप अच्छे उसमें एटिकेट मारते थे। तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वही मैं लोगों ने पूछना चाह रहा था बुरा साहब, कि जब आपका इतना बड़ा लाड था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, भाई बड़ा भाई छोटा भाई, फिर बिगड़ कैसे गई, दूरियां कैसे होगी? फिर तो आप सैलजा खेमे में चले गए ना। खेमा तो शुरुआत तो मैंने शैलजा जी के साथ करी थी, लेकिन फिर मैं उनके साथ रहा हूँ 10 साल। वो क्या था कि जैसे उन क्षण में वो बड़े टेक्स्ट ट्रिब्यूनल का मेंबर तक आपको बनाया हुड्डा सरकार में। बता दूंगा वो बात सारी। वो क्या था कि ये क्षण में बाद 2000 में चुनाव हुआ, तो चोई बजनाल विधायक दल के नेता थे, ये अध्यक्ष थे। तो उन्होंने, मैंने पता था टिकटें तो सारी बजनाल जी बांटेंगे। अब जैसे चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी, बाकी शैलजा जी को, रणदीप जी को नहीं मिली वही पोजीशन। उससे ये ज्यादा, उस टाइम भी यही पोजीशन थी। मैं टिकटें जिसको मिलेंगी, तो 2000 में टिकट मिली। फिर 2005 में चुनाव हुआ, मुझे फिर टिकट नहीं मिली, पता फिर बजनाल ने बांटी टिकटें। तो वहां पर सारे कोई गाली गलौज दे रहा है, कोई लड़ा है, कोई झगड़ा ही करे। तो हुड्डा साहब मेरे करने लगे 2005 में, वही सारे टिकट लेके चले गए। अब मेरे पास कौन है, तुम मेरे पास 2-4 दिन रहो यहाँ। लोग बाग आते हैं, कुछ समझाएं बुझाएं, करेंगे और करेंगे। ये राजनीति पता नहीं क्या 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 करवा देती है। प्रोफेसर वीरेंद्र ने यहाँ पर गमले तोड़े भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पे। किस सन में? ये को 2005 से पहले की बात है। 5 से पहले की बात है। 2 मोटो है या 2000, तो चौटाला सरकार थी तब तक, तो चौटाला सरकार में टिकट नहीं मिली। वो जब गढ़ी सांपला अलग इलाका था, तब तो किलोई में आ गया वो। और फिर वो वहाँ रोहतक के वो पोलिटिकल सेक्रेटरी बनाए। अच्छा, प्रोफेसर वीरेंद्र ने गमले तोड़ दिए थे घर के? खूब झगड़ा किया। आनंद सिंह डांगी ने भी झगड़ा किया। उसकी भी पंचपड़ी में एक वो फैसला किया था। वो थे अपना केरल के बड़े ऑनेस्ट आदमी कांग्रेस के, महम में स्टालिन ना, नाम बहुत ऑनेस्ट आदमी, बड़ा, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। जो 2 बार लगातार चुनाव आ रहे, उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो छत्रपाल 2 बार लगातार चुनाव आ रही है, और डांगी साहब भी 2 बार चुनाव आ रहे हैं। अहमद पटेल ना चीफ मिनिस्टर थे वो तो। अच्छा, तो वो मेरे ध्यान, ये नाम बहुत साल हुए। तो वो करने लग गए। क्या बता रहा था मैं कि 2 बार जो चुनाव हार गया उसको उनको टिकट नहीं मिलेगी। तो डांगी साहब को भी नहीं मिली। तो वो डांगी साहब ने भी वहां पर बड़ा हंगामा किया। तो मैं तो हुड्डा का इतना सिंसियर था कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करता। मैं हुड्डा साहब के साथ कोई ऐसे ना करे, मुझे दर्द होता था। तो मैं, उनका दफ्तर था बाहर, पंडित पंत एमपी कोठी थी। तो फरवरी का महीना था, मेरा कोट ये बाजू ही निकाल दी। तो फिर उसका एक जय भगवान पीएसओ था, उसने मेरे को कमरा बंद कर दिया दफ्तर में, जब मेरा पीछा छुड़ा नहीं, मेरे को पिटाई करती मेरी। अच्छा, तो फिर भूपेंद्र हुड्डा जी
शैलजा जी के पास गए कि पंचपड़ी में जो फैसला किया ना 2 बार चुनाव और टिकट नहीं मिलेगी, ये तो मेरे साथ गड़बड़ होगी। तो शैलजा जी को लेकर के मैं साथ गया वहां, अच्छा। हुड्डा साहब के साथ गया मैं शैलजा जी को टिकट, मैं शैलजा जी को बिठा करके सोनिया के पास ले गए और वो टिकट का मेरे ख्याल में बटी ने उससे 1 दिन पहले की बात है, कट चुकी थी इनकी टिकटें। फिर वो दोबारा रिवाइज किया लिस्ट को। हाँ, उस टाइम फिर मेरा नाम चल पड़ा था, आपको मिल सकती है। हाँ, तो उड़न फिर मेरा नाम तो चलाना ही था, वो चल गया। लेकिन वो शैलजा जी ने उसने करके शैलजा को साथ ले गए, शैलजा जी ने करवाया, ये पसमड़ी तुड़वाई, फिर डंगे को टिकट भी छत्रपाल मिली, मेरे को फिर रह गया मैं। तो जब ये 2005 में सी बने तो 2009 में मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का डिलिमिटेशन होगी कि भाई साहब मैंने 10 साल आपके लिए काम किया, मुझे पता टिकट नहीं मिली, अब नया अब आप परिसीमन तो बन गया। चीफ मिनिस्टर हो, अब तो मुझे टिकट दो। लेकिन लिफ्ट सर्विस के लिए या कैसे क्या इनकार कैसे करता ना भी कौन दूं, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। तो मतलब सर्वे सरवाओ, तैयारी कर ले, किसी को कहना मत। मैंने तैयारी करी, रैली करी बहुत बड़ी, टिकट नहीं मिली, 14 में भी नहीं दी, 19 भी गया, फिर मैं उसके बाद तो फिर मैं 14 के बाद मैं गया ही नहीं उनके पार्टी। उम्मीद छोड़ दी आपने फिर मैं कांग्रेस था, मैं टिकट तो मांगता रहा, करता रहा, नेता तो अपने सारे मेरे सारे जानते ही थे। तो वो बात अलग है, टिकट ना दिला पाए वो अलग बात है, लेकिन वो मेरे को लगा मेरे साथ चीटिंग की, अच्छा नहीं किया, धोखा किया। अच्छा। तो फिर मेरा मन मैला हो गया। राजनीति में वफादारी होती है? देखो, राजनीति में वफादारी की पहले बड़ी कीमत भी थी, सिंसियरिटी की, वफादारी की होती थी, लेकिन आजकल तो वफादारी का, सिंसियरिटी, आजकल तो चापलूसी का और पैसे का जमाना है। 2 दिन पहले आए उसको टिकट दे दी, 1 घंटा पहले उसको टिकट दे दी। नेता कोई भी हो, किसी पार्टी का, किसी का कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ ये देखते हैं कि ये कहाँ ये आदमी काम आ सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई उसकी वर्किंग नहीं, कुछ नहीं देखा जाए। अब तो सिर्फ पैसा हो या चापलूसी, 2 ही चीज, तीसरे तो काम ही नहीं। वर्किंग से आपको टिकट नहीं मिलेगी, वर्किंग से आपको पद नहीं मिलेंगे, पद भी ऐसे बांटे जाते हैं, टिकट भी ऐसे बटती है। और कांग्रेस में तो खास तौर पर पता नहीं किसको टिकट दे दे, कोई वफादारी का, वर्किंग का, सिंसियरिटी का कोई मायने नहीं। अच्छा, वीरेंद्र सिंह तो अध्यक्ष भी रहे उस वक्त, जब आपको टिकट दिलाई, तो उसके बाद आपने मतलब कभी उन्होंने नहीं प्रयास किया, आपने कभी किया हो चौधरी वीरेंद्र सिंह से? मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का इतना इज्जत करता हूँ कि कई बार जब भूपेंद्र हुड्डा तो अपने वो थे, अध्यक्ष थे, पार्टी मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी था पार्टी स्टेट का, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह आते थे, एंटर करते ही वहीं बैठ जाते थे। हुड्डा साहब ने कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह को आगे ले आओ यार, वो भी उसका बड़ा आदर करते थे। तो आगे ले आया, तो मैंने कहा चौधरी साहब नमस्कार, तो मेरे नमस्ते नहीं लेते थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह नाराज हो गए कि मैंने तेरे लिए कितनी कठिन परिस्थिति में टिकट दिलाई, मेरे को छोड़ गया था। वो मेरे को भगा दिया उड्डन, और जैसे जो भी था मेरी अपनी, तो किसी का नाम लूंगा, तो वो मैंने कहा चौधरी साहब आप नमस्ते ले ना लो, मैं आसान मान दूंगा, आपका आसान मानता हूँ, जिंदगी भर का एहसान। मैं जिंदगी में जीऊंगा तो मैं आपको नमस्ते करूंगा, आप मेरे नमस्ते ले और ना लो। फिर वो मेरे को हंस के, फिर मेरे समझ ठीक हो गई। उन्होंने सोचा, उसने उनके दिमाग में ये आई कि बात भी तो ये ठीक है, किसी तरह जला गया कैसे करा, उनकी इज्जत बात भी सम्मान करते थे। वो भारतीय जनता पार्टी में रहे चाहे यहाँ रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, कुमारी सैलजा ने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि आप तो उनके बहुत खास थे शुरू से ही टिकट के लिए? इनके साथ थे कुमारी सैलजा ने, हाँ, आपकी टिकट के लिए कभी आपको आगे नहीं बढ़ा, प्रयास नहीं किया? नहीं, मैं तो फिर जो ना 2014 में तो मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को छोड़ दिया, और फिर मैंने टिकट मांगी मुंगी, फिर मैंने कौन टिकट देता। 2019 में मैंने इंडिपेंडेंट, मैं टिकट मिले ना मिले तैयारी करेंगे, मैंने खूब तैयारी कर ली और कर ली। 4 गांव ने मेरे को समर्थन भी दिया, मेरे पास रिकॉर्ड है बहुत अच्छा, 4 गांव में हमारे 28,000 वोट है, तो वो बड़ा, मेरा गांव बड़ा, 28,000 वोट बहुत होते हैं, और सारी 28 हमारी सारी रिश्तेदारियां हैं। चुनाव नहीं लड़ा फिर आपने? तो वो फिर क्या हुआ कि वही हमें एक ही समुदाय से 2-3 आदमी खड़े हुए, तो मेरे जो जो 4 गांव में एक पंचायत, उन्होंने मेरे को कहा भाई अब ये चुनाव हारेगा
कोई उम्र का था वो आदमी कि ये चुनाव हारेगा और जिम्मे लगी तेरे भाई इसने रवा दिया। फिर आगे करे खराब जा तो चुनाव मत लड़। पता नहीं क्या था उनका, सही था गलत था, उनके कहने से उन्होंने मेरे को रखा था। उन्होंने कहने वो इनकार करे थे मैं कैसे चुनाव लड़ता, उनके ऊपर के मैं लड़ना, फिर मैं चुनाव नहीं लड़ा। वो तो मैं बहन जी के साथ हूँ, मैंने कहा बहन जी के साथ काम करता हूँ। मैंने पहले भी सरसस यात्रा करी थी बहन जी के साथ, पहले मैं सबसे पहले तो मैं लगा ही कुमारी शैलजा जी के साथ था। और ये भी जैसे मैंने जैसे मैं चोई भजनाल को कहता हूँ स्वर्ग में चले गए, सारी उम्र खिलाफ रहा हूँ। चोई बंसीलाल बड़ी आदमी था, भगवताल जी बड़ी आदमी थे, बंसीलाल जी बड़ी आदमी थे। और कुमारी शैलजा जो है सामाजिक तौर पर, एक राजनीतिक तौर पर मैं नहीं कहता, सामाजिक तौर पर इसका व्यवहार आचार व्यवहार मैंने किसी नेता में नहीं देखी अच्छी। अच्छा, प्रेम पूर्वक इसके परिवार में भी इनके मैंने, इसकी मम्मी को मैंने देखा, आंटी कहते थे अच्छी औरत थी तो बड़ा प्रेम करती थी। ये राजनीति में पता नहीं कौन कब क्या क्या मजबूरियां होती करने के आदमी की, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी जहां कहीं भी कोई हुई ना मेरी पैरवी ठीक करी है, मेरे को रिस्पेक्ट से प्रेम से रखा है। अच्छा, जिस तरीके से आपने चौधरी भजनलाल का बताया कि भाई उस वक्त अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, लेकिन सर्वे सर्वा जो टिकटें जो बांटी थी तो भजनलाल ने बांटी थी। और इस बार की अगर हम बात करें 2024 की, जो पूरे हरियाणा के लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं, जैसे आपने खुद बताया भाई शैलजा के को टिकटें नहीं दी, रणदीप सुरजेवाला को टिकटें नहीं दी, सारी की सारी टिकटें ऑलमोस्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी। तो भूपेंद्र हुड्डा के मन में क्या ऐसा भी था कि जो उस वक्त भजनलाल के मन में जो कि भाई जो भजनलाल के साथ हो चुकी है, अगर सीटें ज्यादा आ जाती है तो ये आपके साथ भी हो सकती है? हाँ ये कहीं ना कहीं किसी कोने में तो राजनीतिक व्यक्ति है। जब वो भजनलाल जी थे 2005 में, सारा चुनाव उनके नाम से लड़ा गया। बिल्कुल 67 के करीब मेरे ख्याल में 67 सीटें आई सीटें थी, आई थी। तो भजनलाल जी के नाम से आई थी। हमने जो नाम गिने हमारे बातों को 12-13 एमएलए बैठते थे। तो उनको ये दिमाग में कहीं ना कहीं ये थी कि 60-70 सीटें आ गई, मुझे लगता है ऐसा कि मैं फिर कहीं कुमारी शैलजा चीफ मिनिस्टर ना बन। तो वो फिर ये जैसे भी जो अब कांग्रेस का हार के कारण क्यों हुआ ऐसा हुआ, मतलब बुरा साहब हर आदमी ने सीमित शब्दों में क्या कहोगे 2024 में, जो कह रहे थे ना कि भाई बहुत लोग तो ये भी कह सकते हैं जो आपकी तरह वरिष्ठ हैं जिनका लंबा अनुभव है, भाई इतनी अच्छी लहर ना तो पहले कभी बनी ना कभी आगे बन सकती कांग्रेस के लिए, कि बिल्कुल चौखट पे आई हुई सरकार को जो है वो छोड़ दिया। देखो आप क्या मुख्य कारण क्या मानते हो? हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी या मनोहर लाल जी, दूसरे दल, कोई भी आदमी ये नहीं मानता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी, आई बैठी थी। बिल्कुल। और मैं ये मानता हूं, मेरा मन ये करता था कुमारी शैलजा जी चीफ मिनिस्टर बने, आज भी करता है, पहले भी करता था, उस दिन भी करता था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा सिस्टम था भूपेंद्र हुड्डा जी का, वो खुद नहीं, वो लड़का ही चीफ मिनिस्टर बन सकता था। ये सिर्फ वन मैन शो और सब कुछ में ना सोनिया जी का नाम ना कांग्रेस का नाम, और ये जो ना सब ये जैसे अब मान लिया पर टिकटें बहन जी को दे देते, रणदीप जी को दे देते, तब भी वो भारी थे। वैसे डर बैठ गया, भारी फिर भी थे, बढ़ते सीम फिर भी वो। तो ये अपने चक्कर चक्कर में कि भाई जैसे आदमी छत पर खड़ा हो तो डर जाता आदमी की बार कि यार कभी गिर ना जाऊं, नीचे ना गिर जाऊं, और कभी गिर ना जाऊं, वो करते करते पीछे सरक जाता है और वो गिर भी जाता है। गिर भी जाता तो एक कमजोर सा आदमी था और गांव में एक वो बैल थे बड़े है। तकड़े तगड़े तगड़े, छाटे वहां लग रहे थे गली में से, बोला ये तो बोला मना मारेंगे, मेरे मार टक्कर मारेंगे, बितक गए। और ये करते करते उनको मैं जा बढ़िया वो अच्छा, मारे बदनसीब मर गया। आ बैल मुझे मार। कई बार ऐसे होता ना जी, ये तो कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की अपनी सोच के कारण, कांग्रेस की तो मैंने को एक ही व्यक्ति का गुणगान करना, एक ही व्यक्ति का सब कुछ करना, और ये कुछ मैं कहता हूँ मेरे ये जो ना जो ये गाने गुणे भी चले जो हुड्डा सरकार बना होगा। ये जो ना लोगों को, दूसरी जातियों को ये लगा कि भाई ये उस तरह भाई ये तो तरह को बड़े तंग करेंगे, परेशान करेंगे,
वो के और बीजेपी ने इस चीज को ज्यादा लोगों के बीच बुनाया। पुरानी चीजों को भी बनाया उन्होंने, उनको बातें उनकी बताई, ये करी वो करी, पर कुछ जैसे बहन जी के बारे में गलत बातें बोली गई, टिप्पणियां की गई। कुछ और भी कहेंगे ऐसी बातें इस तरह से। तो लोग जो ना आपको कहते भाई कुमारी शैलजा जी का साइलेंट रही, अरे साइलेंट क्या रही थी, उसको टिकट ही नहीं दी कुलाने से, और निर्देश थे ऊपर के नेताओं के कुमारी शैलजा जी को किसी जलसे में नहीं बुलाना, पार्लियामेंट में भी विधानसभा में भी। वो किसके लिए प्रचार के लिए जाए, किसके प्रचार के लिए जाए? अब ये क्या वो तो साइलेंट रही, नुकसान हुआ कांग्रेस को। साइलेंट किसने रखी, क्यों हुई, इसकी रीजन में गया कोई? ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाना, ये कुछ नहीं रखा। हरियाणा आ रहा तो महाराष्ट्र आ रहे, और यहां से हरियाणा से महाराष्ट्र से बहुत बुरा मैसेज है। कांग्रेस पार्टी का इसलिए कमजोर हुई है, कांग्रेस पार्टी में चाहे खड़गे जी हो, चाहे सोनिया जी हो, छोटे नेता हमारे ये शैलजा जी हो, हुड्डा हो, भूपेंद्र जी हो, रणदीप जी हो, यहाँ पर पीए कल्चर है कांग्रेस के अंदर। पीए फैसले कर देते हैं, नेता को बाद में बताते हैं, जब तक नुकसान हो फैसला नहीं करते। ये जब तक कल्चर रहेगा कांग्रेस ऐसी रहेगी, और जब तक कांग्रेस का ओवरऑल सर्जरी नहीं की जाती ना, कांग्रेस उभर भी नहीं सकती। कांग्रेस का ओवरऑल नई लीडरशिप को पैदा क्यों नहीं करती? नई लीडरशिप पैदा करो, नए लोगों को आगे ले आओ, सबको मौका दो। जो आदमी 20-20 साल 30-30 साल से 40-40 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को आप दो पैसे वाले आदमी उनके ऊपर पानी फेर दिया, उनके ऊपर, उनके अरमानों पानी क्यों फेर रहे हो? 1 बरकट की, 2 बरकट की, 3 बरकट की टिकट हर बार। बोले सर्वे होगा, 1 घंटे पहले उनका सर्वे हुआ, 2 घंटे पहले उनको टिकट दी, सर्वे हुआ। उनका नाम भी नहीं था कईयों का, तो सर्वे में कईयों ने फार्म नहीं भरा, उनको सर्वे हुआ। कई जैसे हरियाणा के अंदर 17 सीट ऐसी थी जो कांग्रेस के बागी, जो कांग्रेस से बागियों के चुनाव लड़ते, वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट से ज्यादा वोट लेगी, ज्यादा लेगी। 7 सीट ऐसी थी जिन्होंने कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार को हरवा दिया। अब तो वीरेंद्र सिंह 32 वोटों से हार गए, 2 इंडिपेंडेंट खड़े थे, और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह। यानी जिनको वहां पर जहां जिनको चाहा उनको तो बैठा दिया, और जिनको चाहा भाई यहाँ इसको कोई सकता नहीं, उनको बैठाया नहीं। लोग आसान नहीं मानते। 1991 के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा नेता था, डुमरखा वाला जी, और चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा साहब के पिताजी प्रताप सिंह इसके बड़े भाई को चुनाव लड़वाया 4 बार, एक बार हुड्डा साहब को भी लड़वाया, वो उनको टिकट देना चाहते थे, और भूपेंद्र हुड्डा जी वीरेंद्र सिंह जी के पास जाते थे। 1991 में एमपी की टिकट चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दिलवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और 1984 के अंदर जब वीरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काउंटिंग एजेंट और 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट कटवा दी लड़के की। तो ये देखो कई बार आसान सुन कोई किसी का नहीं मानता, लेकिन आसान फरमाइश आदमी की से परमात्मा भी नाराज हो जाता है। आप ऑनेस्टी पैसे में नहीं, जीवन में ऑनेस्ट होना चाहिए, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति। लॉयल्टी जरूरी है, ऑनेस्टी। लॉयल्टी तो आप मेरे को मेरी लॉयल्टी ना करो, जीवन में ऑनेस्टी होनी चाहिए। चौधरी भगवत दास जी के पास मर के एक पैसा नहीं था, बीमारी से इतने लोगों ने संघर्ष किया, क्या करे। अब इन लोगों का जीवन देखा जाए तो उनका कैसा जीवन था। अब चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस करेक्टर नहीं रहा लोगों के राजनीति में, चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस पार्टी ने उसको विकास पार्टी का विलय करवा दिया। किरण चौधरी जी जीवित हैं, सुरेंद्र सिंह जो कृषि मंत्री रहे, वो बड़ा उन्होंने अच्छी विकास पार्टी को स्थापित किया, उनका बहुत बड़ा रोल था जी। उन्होंने वक्त की नजर देखकर कांग्रेस पार्टी में विलय कर, वो सरकार में मंत्री भी रहे थे। तो जब विलय किया
तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाकर के धन्यवाद कराओ सोनिया जी का। बोला बस तू ले जा, तेरी पार्टी ले जा, मैं कौन जाऊँ सोनिया जी के पास, मैं उनके बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूँ, अब मैं कौन जाऊँ। ये करेक्टर था। चौधरी चरण सिंह ने जब कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनाई, वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते अगर वो इंदिरा गांधी जी का धन्यवाद करने चले जाते। वो धन्यवाद नहीं करने, धन्यवाद करते तो उस दिन 6 महीने की लोग तो प्राइम मिनिस्टर होते, केयर टेकर नहीं होते। तो वो बताते हैं कि मैंने तो वहां सुनी थी गलियारों में कि बहन के कोई चौधरी चरण सिंह के ब्रदर इन ला थे, उन्होंने कहा आपको, आप इंदिरा गांधी जी के क्या पास क्या जाओगे, इंदिरा गांधी खुद आपके पास चल के आए। सलाहकार गलत थे, केयर टेकर रही। वो भी एक खुददार आदमी थे, किसी कुछ ही बात है, खुददार आदमी, खुददार आदमी के यहाँ में राजनीति में पूछता है कोई नहीं। तो ये और आज नैतिक स्तर गिर चुका है सारा सिस्टम का। अच्छा, पहले रंजिश भी तो बड़ी होती थी, जैसे राजनीति में शेर और मात का खेल तो चलता ही था। आपके बड़े अच्छे मित्र हैं मास्टर हरि सिंह चौधरी वास वाले, वो सलाहकार भी रहे हैं। और जिस तरीके से शायद उस वक्त आप चौटाला साहब के साथ ही थे, लोकदल में थे, जब टाटा वगैरह लगवा दी थी भजनलाल ने, और ओम प्रकाश चौटाला उनकी कणक वगैरह कटवाने आए थे, गेहूं वगैरह, मतलब इतनी अपने वर्करों की भी वो करते थे। हाँ, वो उसको जो ना टाटा लगाया भजनलाल ने, तो आप साथ थे ना सारे वर्करों को लेकर के हरि सिंह के वहां गेहूं काटने के लिए, गेहूं काटने का मतलब ये था कि मैसेज देना है, हाँ, कि भाई हम खड़े हैं, कि उसके तेरे साथ खड़े हैं। तो चौटाला साहब तो एक बार मैं वहां मस्जिद रहता था और मेरे किसी गुआंढ की सरकार चली गई थी चौटाला की, और यहाँ पर HVBC उन्हीं का था लगाया हुआ। तो 20-25 दिन सरकार गई हुई थी। एक मेरे गुआंढ का एक लड़की का इंटरव्यू आ गया, मेरे दोस्त के लिए, भाई के लिए, उसकी भाभी के लिए। तो मैंने चौटाला साहब को कहा जी ये टेलीफोन कर इंटरव्यू है। बोला भाई इसमें तो पूर्ण सिंह की भाभी लगेगी, पता नहीं कि रिश्ते में कहाँ क्या थी। पूर्ण सिंह MLA होते थे वो, दावड़ा। मैं भी चुप हो गया, MLA की भाभी लगी तो तेरा चुप हो जाए। तुम आगे तो सुल्तान काजल था, MLA, उसमें मेरा दोस्त था, बड़ा सियाना था। तो उसने कहा तना ये कहना चाहिए था बेवकूफ कि जी पूर्ण की भाभी तो फिर लग जाएगी, वो MLA है, मेरी भाभी कब लगेगी, हम अब क्या करें। बोला चल गौरी शंकर के मील में है, वहां बिहानी रोड पे जी, वहां चलते हैं। बोला मैं तो कहूंगा नहीं, तू कह दी। मैं गया, मैं कहा मामा जी नमस्कार। बोला हाँ भाई अब तो मिलके गए थे, क्या बात है। माँ जी एक बात याद आ गई पर घर जाके। हाँ छोटा साहब कहने हाँ भाई जाट तो बोला कब तक मैं शाना आ गया रह गया तेरा। मैंने कहा जी ये आपने कहा मेरी इंटरव्यू दिया था मैंने आपको, और आपने कहा ये तो पूर्ण सिंह की भाभी लगेगी। तो मैं बोला जी ये पूर्ण सिंह की भाभी फिर लग जाएगी, MLA है, मेरी भाभी कब लगेगी। बोला भाई ये बात तो तेरी ठीक है, ला दे कागज। तो ले कागज फोन कर दिया, भाई ये नहीं ये लगानी है, वो लग गई। तो अर्थात मतलब चीजों को कर रहे थे। अच्छा बुरा साहब, जैसे आप बता रहे थे पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में कि मतलब वो बड़े निडर थे, बड़े बेबाक थे, डरते नहीं थे। चाहे हम उस वक्त इंदिरा गांधी की बात भी करें, मतलब बड़ी बेबाकी थी। आपने तो उनको देखा भी, कैसे उनका व्यक्तित्व था? उनका व्यक्तित्व बड़ा विशाल था, और वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी नई नई प्रधानमंत्री बनी थी, पार्टी की इतनी पकड़ नहीं थी, तो सिंडिकेट्स उस टाइम बड़े सक्रिय थे जी। और कमांड जो कह सकते हो आप इंदिरा जी की इतनी नहीं थी, उसके ऊपर पकड़ नहीं थी। तो भगवत दयाल शर्मा जी भी इंदिरा गांधी जी के न चाहते मुख्यमंत्री बने, यानी कि उनके ऊपर होके तो वो उनको पसंद नहीं करती थी। तो फिर उन्होंने एक स्पीकर का चुनाव हुआ जब जी, तो चौधरी देवलाल के साथ भी एक ये थे, अपना नाम रोहतक के वो प्रोफेसर शेर सिंह थे, या वो एक और नाम था उनका, रोहतक के थे, बड़े वो बहादुर आदमी थे। चुनाव लड़ा उन्होंने, वो जीते थे, उनको भी उनको साथ लिया, मेरा नाम ध्यान नहीं है, 2-3 आदमियों को जी, उनको तोड़ लिया। तो स्पीकर के चुनाव में एक दया सिंह जी थे, वकील थे, वो मेरे बड़े आदरणीय है, वो मैंने उनको खूब देखा, जीन में मैं रहता था जी, वो चुनाव लड़वाया उनको।
और इंदिरा जी ने फिर किसी और को दूसरे को खड़ा कर दिया, तो वो हार गए जींद वाले और वो जीत गए। तो फिर भगवत जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर भी जो ना वो उनकी सरकार को तोड़ने फोड़ने में लगे रहे। बहादुर आदमी तो अंतक आदमी थे वो राव वीरेंद्र बने फिर राव वीरेंद्र सिंह जी बन गए। राव वीरेंद्र सिंह जी को भी इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। उस टाइम भी उन्होंने यही किया, स्पीकर का चुनाव उसी टाइम भी था। स्पीकर के चुनाव में और के फिर राव वीरेंद्र सिंह को हटाया था। तो इसलिए ये इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा था कि भाई ये जो इतिहास है ना, जो पसंद नहीं करता नेता तो उसको चीफ मिनिस्टर नहीं बना देता। कहीं ना कहीं यहाँ अपना हरियाणा से भी इसी बात को पिछले चुनाव में जोड़ के देखा जा सकता है। कभी इस वजह से ही भी कि भाई ज्यादा सीटें आने से इसे नुकसान ना हो जाए, इसलिए भी कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। ये विचारधारा कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही थी। तो ये तो जो ना, जैसे एक बात और बताई दूं आपको। जी बताओ। कि जैसे जब भजनलाल जी विधायक दल के नेता थे और भूपेंद्र हुड्डा जी अध्यक्ष थे जी। तो जींद में एक आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन। वहां पर 3-4 किसान मारे गए थे कंडेला गांव, कंडेला चौटाला सरकार में, चौटाला के टाइम में। तो उन्होंने किसानों के साथ वार्ता नहीं करी, वो लंबा एजिटेशन पड़ा, वो 3-4 आदमी की डेथ होगी। फिर हुड्डा साहब उस टाइम अध्यक्ष थे, रोहतक पीजीआई में मिलने के लिए चले गए। फिर हमने वहां पर जींद में धरना दिया, काफी दिन तक वो चलता रहा। तो हुड्डा साहब की उस टाइम थोड़ी पकड़ सी जो देखो उभर गई लीडरशिप में। वो उन्होंने यात्रा भी निकाली थी कंडेला से दिल्ली तक, वो तो बाद की बात है। तो वो उस टाइम उभर गए। तो उस वक्त में फिर भजनलाल जी आए जी, और हनुमंत राव जो सेक्रेटरी थे हरियाणा के, सह इंचार्ज, जैसे इंचार्ज होता जनरल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी हनुमंत राव जी थे, और मांगेराम गुप्ता जी थे, और भजनलाल जी थे, और रणजीत सिंह जी थे जी। तो वहां पर उन्होंने भजनलाल जी ने कहा कि भाई अब तो किसानों का काम का समय है, अब तो ये आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए जी। क्योंकि वो आंदोलन में हुड्डा साहब अकड़ बढ़ता जा रहा था, भजनलाल को खतरा महसूस हो रहा था। तो साथ में रणजीत सिंह जी ने भी ये कह दिया, गुप्ता जी ने भी ये कह दिया, और हनुमंत राव जी ने भी कहा हाँ भाई ये ठीक कह रहे हैं। उनकी सब राय थी भाई ये किसानों का काम का समय, अगर काम का समय था नहीं। तो मैंने वहां मीटिंग में खड़ा करके 2 फरवरी की बात है जी, तो मैंने खड़ा होकर ये कहा कि चौधरी भजनलाल, ना तो आप किसान हो, ना हनुमंत राव जी किसान है, ना गुप्ता जी किसान है, आपको किसानी का क्या पता। किसान का काम का समय है ही नहीं अब, और है तो हम किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप हमारे को रोक क्यों रहे हो। तो चौधरी भजनलाल ने कहा क्यों पजामा में तो बाहर निकलने हो रहा है। अच्छा हाँ, मैं तेरा इलाज कर दूंगा। मैं बोला आप मेरे बाप के समान हो, मैं आपको इतना बड़ा बढ़िया वाजिब जवाब दे सकता हूँ, आपसे यहाँ से रेस्ट हाउस छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ। तो उस समय कह के मैंने इतनी वो मैं पैरवी करता था, इतना मैं सिंसियर, और हुड्डा साहब के प्रति मेरा लगाव था, मेरा भाईचारा के लिए, दोस्ती के लिए वो करती थी। और फिर भजनलाल इतने, वो जब यात्रा करी ना, उस यात्रा करने से पहले चौधरी भजनलाल ने खेल कर दिया जी, हाई कमान में जाकर के वो विधायक दल का नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दो, मेरे को अध्यक्ष बना दो। उस टाइम हमारे को पता लग गया कि भाई विधायक दल का नेता बना रहे आपको, और अध्यक्ष उसको बना रहे जी। तो वो फिर तब हमने वो उसको फिर एजिटेशन को लंबा कर दिया, और वहां जींद से वहां तक पैदल यात्रा करी। उस टाइम सारा प्रेस का काम मैं देखता था। उसमें प्रेस में 3 पत्रकार ही थे जी, सारे पत्रकार भयभीत थे, हिसार के, कोई कवरेज नहीं देता था। एक दैनिक ट्रिब्यून के थे भारती जी, और एक परवीर आर्य जी, और एक वो थे मनोज भाणा। वो रोजाना मेरे प्रेस नोट लिख देते रोजाना। हुड्डा साहब वही बात कर, रोजाना क्या, वो पत्रकार तो इंटेलिजेंट होते, वो तोड़ मरोड़ के बातें करते, तो वो प्रेस का काम सारा मैं देखता। दैनिक ट्रिब्यून अखबार उस टाइम को 10-12 कॉपी आती थी हिसार के अंदर। तो मैं चंडीगढ़ से 200, 250 कॉपियां मंगाता था, क्योंकि उसमें हमारी कवरेज आती थी, हमारी अखबारों में आती नहीं थी। तो वो हमने बांटे। और जब यात्रा समाप्त करके दिल्ली गए, तो उस टाइम जाकर के दिल्ली जाने के बाद 2-3 दिन के बाद ही उनको विधायक दल का नेतृत्व दे, उनको अध्यक्ष बना दिया। तो तब जाके तो वो हुड्डा साहब की कोठी पे वो जो रहा, ये जो
सो कॉल्ड कोई एडवाइजर फलाने दिखड़े बने थे वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, वो बैठे कोठी पे और वो कहने लगे यार बड़ी माड़ी हुई, बड़ी माड़ी हुई, हम तो विधायक दल नेता बना दिया। तो मैंने दिमाग लड़ा कि भाई ये तो मातम मचाने की बजाय तो खबर गलत फैल जाएगी। मैंने यहाँ पर मेरा को जैसे बिश्नोई मेरा अजीज था, मैंने उसको कहा तो लड्डू बांट दे, और पालपुरा विधायक दल का नेता बनने के बाद लड्डू बंटवाई। और मैंने वहां मैं पेड़े ले जाता था, मैं अस्सी के पेड़े में उनको पेड़े खिलाए। अरे विधायक दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, सोनिया जी ने इनको विधायक दल नेता इसलिए बनाया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो मुख्यमंत्री बने। और मैंने इतिहास में कई लोगों के ऐसे नाम बताए कि जो विधायक दल के नेता भी थे। ये तो भाई नैन साहब सूत बैठने की बात है, कौन सलाह दे दे, कौन सलाहकार बन दे के अच्छी बात बता दे। तो ये बातें, दैट वाज माय एडवाइस। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर 2 बार मुख्यमंत्री बने। अच्छा, जिस तरीके से बात करें, जैसे वैसे तो हर जगह चर्चाएं होती है भाई, बड़ा लंबा समय बीत गया लेकिन भाई कांग्रेस क्यों हारी, क्यों नहीं सरकार बन पाई, अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बहुत बड़ा आता है भाई, वो कहीं कहीं अनदेखी लोगों की, उन्होंने जिस तरीके से साथ लेके सबको नहीं चले, वो अगर सभी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर चलते, टिकटें ठीक से बांटते, फिर जिन लोगों के ज्यादा लोगों की यहाँ पर थी टिकटों की, उनको बिठा नहीं पाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण है। लेकिन हिसार के लिहाज से बात करें, जयप्रकाश जेपी पर भी यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं बहुत सारे, जो चुनाव हारे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। और जयप्रकाश जेपी तो आपके बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े पुराने यार हैं। और एक आपकी जब जवानी थी और जयप्रकाश जेपी की जवानी थी, तो उस वक्त तो ये भी कहा जाता था कि भाई आपका लड़का क्या करता है, तो कह देते थे कि भाई जेपी के साथ रहता है जी, तो उसका शादी हो सगाई हो जाती थी। मतलब एक वो वक्त भी था। ये वो था। तो जयप्रकाश जेपी के साथ कैसे याराना आपका? मेरी देखो उसके साथ 40 साल से उसके साथ दोस्ती है, आज भी बरकरार है। जयप्रकाश जेपी ने कभी मेरे को ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ने में भी मदद कर दे। वो जैसा भी है, जो भी है, मेरे साथ उसकी, मैं उसको भाई है, मेरा दोस्त भी नहीं, भाई कहता हूँ उसको। और उसके बच्चे भी, पत्नी भी, भाई भी मेरा बड़ा आदर करते हैं। और आज तक उसने ना कभी मेरे को वोट के लिए लिखा, ना सपोर्ट के लिए किया। और हमारे गांव में, हमारा गांव लोकदली गांव था, बिल्कुल, कभी भी कांग्रेस नहीं जीती। मैंने, अब तो कांग्रेस वैसे ही जीतनी थी। इससे पहले जो चुनाव में जब बाई इलेक्शन होता क्या था, जब बुड्ढा साहब सीएम थे, तो पहली बार जयप्रकाश जी को मैंने गांव में से मैंने जिता। मैंने कहा था मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जेपी नहीं लड़ रहे। मैंने उसको जिता। तो मेरा अच्छे संबंध है, बढ़िया अच्छे। वो जैसे मैं कैंप में अलग अलग, मैं कुमारी शैलजा जी के साथ राजनीति करता हूँ, और वो हाँ मैं किसी बात के लिए, वो जेपी हो चाहे दूसरा हो, मैं किसी बात का कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं शैलजा के प्रति कंप्लीटली सिंसियर हूँ। मैंने सोचा शुरू में मैंने राजनीति उससे शुरू करी, बीच में जो भी हुआ घटना उसके लिए मुझे नहीं, वही बुरा साहब, यही बड़ी बात है ना भाई, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे। भाई जयप्रकाश जेपी बिल्कुल दबंग अलग तरीके के नेता, कुमारी शैलजा बिल्कुल अलग टाइप की नेता, बड़े शांत स्वभाव से। तो उनका उसी बात का कोई मेरे, वो अपनी अलग राजनीति करता था। बहन जी का बहन जी तो ऑल इंडिया लेवल की नेता है, अखिल भारतीय कांग्रेस थी। खड़गे साहब को छोड़ करके हिंदुस्तान के सबसे बड़ी दलित नेता है। इसके पिताजी जो है ना, चौधरी दलबीर सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और चौधरी बजनाल मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि चौधरी दलबीर सिंह ये काम ऐसा करना पड़ेगा। तो बोला मैं काम नहीं करता, गलत काम है। मैंने बोला किसी का लत्ता नहीं ओढ़ रखा है। तो वो बड़े नीडर आदमी थे। और शैलजा तो आपको ये लगती भाई ये पढ़ी लिखी है, बड़ी इंटेलिजेंट, स्कूलिंग अच्छी हुई है, कॉलेज अच्छी हुई है, यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़ी है, अच्छे संस्कारों में पढ़ी है, और अच्छी सोसाइटी में रही है। इसलिए इनका व्यवहार जेंटल व्यवहार है। और कई लोग इसको होते अरिस्टोक्रेटिक, नहीं, जेंटल है ये व्यवहारिक रूप से। ये आम छोटे से वर्कर को भी जी लगा के शब्द बोलते हैं। सब विरोधी और उसको बाद में बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं। केवल हम जिसको लाइक नहीं करते उसको साफ, उसके पीछे साफ नहीं लगाते, जी नहीं लगाते। ये हर व्यक्ति के सामने जो इसका अपोनेंट है तब भी तुम्हारी शैलजा जी लगाती है। तो उस बाप की बेटी है। और ये कोई शैलजा को कमजोर कहे, को आके को करे, तो मैं कहता हूँ ये तो बड़ी बहादुर लेडी है। ये तो जो ना मुकाबला करती है हर चीज का, परवाह नहीं करती। लेकिन ये पार्टी के प्रति कंप्लीट सिंसियर है। जब भी कोई ये झगड़ा हुआ कि भाई ये जो ना यहाँ इस्तीफा दे आई, अध्यक्ष पद सर यहाँ जब से कर रही थी, और मेरे को खबर लगी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा बहन जी आप अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हो, आप घूम रहे हो, हंस रहे हो, काम कर रहे हो, ये क्या बात? बोले मैं पार्टी हाईकमान ने मेरे को दिया। मैंने सोनिया जी को कहा वे पार्टी में किसी प्रकार की कलह है, किसी प्रकार मेरी वजह से या
कोई और आपको एडजस्टमेंट नहीं हो रही तो मैं इस्तीफा दे दी, जिसको आप चाहो अध्यक्ष में दी, वॉलंटरी इस्तीफा दिया है, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से दिया है। बड़ी बात है, नहीं तो लोग पदों के लिए भागते हैं, मारामारी होती है। बढ़ते, लेकिन ये मतलब ना इसका अपना ही वो था सिस्टम में। ठीक अच्छा है, ठीक है बुरा साहब, आखिर में जाते जाते मेरे वो बात याद आ गई थी, जैसा मैंने आपके बारे में जान रहा था लोगों से, तो मतलब आपके पास तो बहुत पहले से गाड़ी थी, आपको मतलब गाड़ियों का शौक रहा है, मतलब 1980 या मैं 75। 1982 में मेरे पास HRU 11 पद्मिनी फिएट गाड़ी थी, अच्छा फिएट गाड़ी। और 82 के अंदर मैंने जींद में 500 गज का डबल स्टोरी का मकान बना लिया था। मैं वहां रहता था, मैंने फैक्ट्री लगाई थी। बिल्कुल शुरू से मतलब आपको शौक उस तरीके का रहा है। हाँ हाँ, और पूरा का पूरा जी। तो बिल्कुल बुरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। हालांकि बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे किस्से हैं, तो लगातार हम आपसे भी मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत आपसे करते रहेंगे, ताकि आपके माध्यम से दर्शकों को जो है वो सारी की सारी पुरानी बातें, सारे किस्से जो है वो कहीं ना कहीं सुनने को मिले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, मेरे को इंटरव्यू लिया जी। तो ये थे चौधरी हरपाल सिंह बुरा जी। और क्योंकि होता ना पुरानी बातें और वो पुराने किस्से, 1956 में इनका जन्म हुआ जैसा मैंने आपको बताया, और सारी की सारी वो बातें कि हरपाल सिंह बुरा जी का क्या क्या किस किस तरीके से जो है इनका वो जीवन रहा, कहाँ का इनकी पढ़ाई रही, किस किस नेता के ये किस किस टाइम में क्लोज रहे, तो सारी की सारी बातें बड़ी बेबाकी से, बड़े खुले मन से इन्होंने हमारे साथ साझा की। और आखिर आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप भी खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर जो है वो शेयर करें।